हेलो डियर, कंसेप्ट लेक्चर 2 के अंदर मैं आपको बेस बिल्डिंग क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके हाइट एंड डिस्टेंस का बेस बना देंगे और ये कहें कि 98% ऑफ द क्वेश्चंस को कवर कर देंगे। ठीक है, मतलब कि आपका मेन जो पोर्शन है हाइट एंड डिस्टेंस की लर्निंग का वो ये कंसेप्ट लेक्चर 2 के क्वेश्चंस के थ्रू होएगा। लेकिन इसको देखने से पहले मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले जो स्पीड बिल्डिंग टेस्ट था और जो अपना कंसेप्ट लेक्चर 1 था उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके दिमाग में बिल्कुल साफ है, वो यहाँ पर यूज होने वाले हैं। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन मेरे बताने से पहले आप खुद कोशिश करोगे। अगर इससे पहले बताई हुई चीज़ें क्लियर नहीं है तो वापस से जाकर रिपीट करके आ जाओ बेशक से। अगर वो क्लियर है तो हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब है कि कौन से टर्म्स यूज होते हैं, कौन से शब्द इस्तेमाल करता है एग्जामिनर। तो चलो भाई देखो, आपके सामने एक काली बिल्डिंग है और एक और बिल्डिंग है ब्लू वाली। तो ऐसे इमेजिन करो कि इस काली बिल्डिंग के ऊपर एक पर्सन बैठा है और इस ब्लू बिल्डिंग के ऊपर भी एक पर्सन बैठा है। जो पर्सन काली बिल्डिंग के ऊपर बैठा है उसका जो मुंह है, उसका जो फेस है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। उसने गर्दन को ना तो ऊपर किया है ना नीचे, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो वो कहाँ पर देख रहा होगा? अगर उसका मुंह बिल्कुल स्ट्रेट है तो उसकी लाइन ऑफ साइट, उसकी नज़र की जो रेखा वो बिल्कुल ऐसे सीधी होगी, वो यहाँ पर देख रहा होगा बराबर हाइट पर। ठीक है, और अगर इस पर्सन ने, अगर यहाँ पर ये जो बंदा बैठा है, बंदा नंबर 1 इसको मान लेते हैं और ये है अपना बंदा नंबर 2, पर्सन नंबर 2। तो अगर पर्सन नंबर 1 को पर्सन नंबर 2 को देखना है तो इसको अपनी नज़र ऊपर उठानी पड़ेगी ना, इसको अपनी गर्दन ऊपर उठानी पड़ेगी। अगर ये पर्सन नंबर 2 है तो इसको, अगर ये पर्सन नंबर 2 यहाँ पर बैठा होता तो इसको अपनी नज़र उतनी नहीं उठानी पड़ती, थोड़ी सी कम उठानी पड़ती। यहाँ पर बैठा होता तो अगर यहाँ पर बैठा होता तो इसको अपनी जो गर्दन है थोड़ी सी और कम घुमानी पड़ती। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अपनी गर्दन कुछ क्वांटिटी में घुमानी पड़ी है। कितनी घुमानी पड़ी है उसको क्या बोलते हैं? देखो, यहाँ पर इसने अपनी गर्दन को या अपनी नज़रों को क्या किया है? उठाया है, यानी कि एलिवेट किया है, ऊपर की तरफ उठाया है। तो इसने अपनी गर्दन को कितने डिग्री तक घुमाया है? मान लो 30 डिग्री घुमाया है, तो इसको हम बोलते हैं मेरे भाई एंगल ऑफ एलिवेशन, कि कितना उठाया है अपनी गर्दन को, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में बोलेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण आप समझ गए होंगे कि कितना ऊपर उठाना पड़ा है नजरों को, उन्नयन कोण। क्लियर है? अब दूसरी बात, तो ये बात क्लियर है। अब मान लो कि यहां पर एक घर है, यहां पर एक तीसरा बंदा बैठा है इस घर के ऊपर, यहां पर अपना पर्सन नंबर 3 तीसरा बंदा बैठा है। अब ये जो पर्सन नंबर 1 है, इसने सबसे पहले तो एक ऐसे बंदे को देखा जो इसकी हाइट से ऊपर बैठा है। अगर ये एक ऐसे पर्सन को देखना चाह रहा है जो इसकी हाइट से नीचे बैठा है, तो फिलहाल इसकी जो नज़रें हैं वो बिल्कुल सीधी हैं। फिलहाल इसकी मुंडी को मैंने सीधा कर दिया, इसकी गर्दन को, तो बिल्कुल सीधी हैं इसकी नज़रें। तो अब अगर ये इस तीसरे पर्सन को देखना चाहेगा तो इसको अपनी गर्दन नीचे करनी पड़ेगी, इसको अपनी गर्दन नीचे करनी पड़ेगी। तो यहां पर इसने अपनी गर्दन को कितना नीचे किया? ठीक है, नीचे करना का एक मतलब डिप्रेशन भी होता है। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन का मतलब गड्ढा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको बोलते हैं। मान लो यहां पर इसको 45 डिग्री नीचे करना पड़ा फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अपने से जो नीचे वाली चीज है उसको देखने के लिए हमें नजरें नीचे करनी पड़ती है, गर्दन नीचे करनी पड़ती है, तो वहां पर यूज होएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। या फिर हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में इसको बोलेंगे अवनमन कोण। अवनमन, कितना नमन करना पड़ा, नमन मतलब कि नमस्ते, कितनी गर्दन नीचे करनी पड़ी। ठीक है मेरे भाई, तो चलो अब एक आधी बातें और बताता हूं मैं आपको। अब ध्यान से सुनिएगा ये मेरी बात, कि यहां पर अब फिर से पर्सन नंबर 1 और पर्सन नंबर 2 पर आ जाते हैं। मतलब कि ये जो पहला आदमी है और ये जो दूसरा आदमी है, इनकी कहानी पर आ जाते हैं। कि पहले आदमी ने, इस पहले आदमी ने जब इस दूसरे आदमी को देखा तो इसको अपनी गर्दन ऊपर उठानी पड़ी थी, ऊपर उठानी पड़ी थी। कितने डिग्री? 30 डिग्री ऊपर उठानी पड़ी थी। अब ये जो पर्सन नंबर 2 बैठा है, ये जो यहां पर ये जो दूसरा पर्सन बैठा है, मान लो अगर इसकी गर्दन बिल्कुल सीधी हो तो इसकी लाइन ऑफ साइट तो ये होगी ना, इसकी नजरें ऐसी होंगी, इसकी गर्दन बिल्कुल सीधी हो। पर्सन नंबर 1 ने जब पर्सन नंबर 2 को, पहले आदमी ने दूसरे आदमी को देखा तो अपनी गर्दन उठानी पड़ी। जब दूसरा आदमी पहले आदमी को देखेगा
तो इसको अपनी नज़रें झुकानी पड़ेंगी, इसको अपनी नज़रें नीचे करनी पड़ेंगी क्योंकि ये ऊपर है। और आपको मैंने ज्योमेट्री के अंदर ये चीज़ बताई थी कि जब भी ये दोनों पैरेलल लाइन हो, बिकॉज ये लाइन ऑफ साइट तो पैरेलल होगी, दोनों की गर्दन सीधी थी, ये जो डॉटेड लाइन है पैरेलल होंगी, एक दूसरे के समानांतर रेखाएं होंगी, तो इनके बीच में से कोई भी अगर ऐसे ट्रांसवर्सल जा रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होएगा। जब भी ये जेड बनेगा तो ये एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? तो यानी कि अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, इसके लिए इस प्रूफ की ज़रूरत भी नहीं थी कि ये जो पहला आदमी है ये दूसरे आदमी को देखने के लिए अपनी गर्दन जितनी ऊपर उठाएगा, जितने डिग्री, एग्जैक्टली ऊपर वाला आदमी भी अपनी गर्दन को उतने डिग्री नीचे झुकाएगा अगर उसने इस आदमी को देखना है तो। नीचे वाला जितनी गर्दन ऊपर उठाएगा ऊपर वाले को उतनी ही झुकानी पड़ेगी उसको देखने के लिए। ठीक है? मतलब कि अब देखना, पहले पर्सन के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दूसरे पर्सन के लिए वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल छोटी सी बात है, ये बस मैंने आपको फील करवाई है यहाँ पर। अब अगर हम पर्सन नंबर 1 और पर्सन नंबर 3, पहले आदमी और तीसरे आदमी का केस ले लें, तो पहले आदमी को अपनी नज़रें 45 डिग्री झुकानी पड़ी थी। अब अगर ये तीसरा आदमी उस आदमी को देखना चाहे तो देखो, अगर इसकी गर्दन सीधी होगी तो बिल्कुल ऐसे देखेगा, तो इसको अपनी नज़रें ऊपर उठानी पड़ेंगी ऐसे। तो इस पहले आदमी को अपनी नज़रें जितनी झुकानी पड़ी थी इसको उतनी ही उठानी पड़ेंगी। एग्जैक्टली वही जेड बन गया ना, वही, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, तो ये 45 डिग्री का होगा। तो क्लियर है, बेसिक सी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, उन्नयन कोण, अवनमन कोण ये होते हैं, और क्या इनकी वर्किंग है ये भी आपको समझ में आ गई होगी अब तक। अब हम क्या करेंगे, इस नॉलेज को हम अभी यूज करेंगे, ये वाली नॉलेज और इससे पहले जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो अब हर एक क्वेश्चन आप मेरे बताने से पहले करने की कोशिश करोगे, और जब आप 5-6 क्वेश्चन कर लो, ठीक है, जब आप 5-6 क्वेश्चन कर लो तो उसके बाद कोशिश करना कि मन ही मन में आप डायग्राम बनाओ, मन ही मन में डायग्राम बनाओ, और उसके बाद क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना। अगर हो सकता है पहली बार अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस कर रहे हो तो मन ही मन में मेंटली आप ना कर पाओ इनको, तो कोई नहीं, एक बार नोटबुक पर डायग्राम बना के ये सारे क्वेश्चंस कर लेना। उसके बाद कोशिश करना कि कई क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप बिना नोटबुक को यूज़ किए बनाओ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं भाई। The angle of elevation of a tower from a distance 100 मीटर from its foot। तो एक टावर है और इसके फुट से 100 मीटर दूर एक पॉइंट है। The angle of elevation of a tower from a distance 100 मीटर from its foot is 30 डिग्री। तो इसके फुट से 100 मीटर दूर एक पॉइंट है, वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। तो हाइट ऑफ टावर इज, तो देखो यहाँ पर आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल ABC। राइट एंगल कहाँ पर है, एंगल B पर। टावर बिल्कुल वर्टिकली खड़ा हम मानेंगे, हर एक चीज़ वर्टिकली खड़ी होती है यहाँ पर, बिल्डिंग, टावर, घर जो भी है, पेड़ वगैरह, पोल वगैरह। ठीक है, तो इसके अंदर ये वाला एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल कितना होएगा भाई, ये वाला एंगल 60 हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, 30, 60, 90 वाली राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, जो नॉलेज मैंने आपको दी थी। तो 60 के सामने वाली जो लाइन है इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, 60 डिग्री के सामने, वो अगर 100 है तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी होगी, 60 के सामने वाली 30 डिग्री के सामने वाले के कंपैरिजन में √3 गुना होती है। तो 60 के सामने वाली है, 30 के सामने वाली निकालनी है, तो 100 डिवाइडेड बाय √3। तो एटलीस्ट ये आप विजुअलाइज करके मन ही मन में कर सकते थे। इस चीज़ की मैं बात बोल रहा था कि ये डायग्राम मेरे को दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, और मैं ऐसे एनिमेटेड डायग्राम इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप इन चीज़ों को विजुअलाइज करोगे तो एग्जाम के अंदर आपको डायग्राम बनाने में ईजी होती है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को बहुत जल्दी समझता है, हमारा माइंड पिक्चर्स में सोचता है। तो ये चीज़ें आपको सबकॉन्शियसली हेल्प करेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए इन चीज़ों में इतनी मेहनत लगाई है मैंने। ठीक है, बिना वजह मेहनत नहीं लगाई है। तो ये जो टावर की हाइट है ये 100 बाय √3, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। 1 फ्लाइज ए काइट। हर एक क्वेश्चन को मेरे बताने से पहले करिएगा। 1 फ्लाइज ए काइट विद ए थ्रेड 150 मीटर लॉन्ग। एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है और उसकी जो थ्रेड है वो 150 मीटर लॉन्ग है। थ्रेड ऐसे ही होती है ना, धागा पतंग उड़ाते वक्त। इफ़ द थ्रेड ऑफ द काइट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो पतंग का धागा है ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ऐसे जैसे कि यहाँ पर 60 डिग्री। देन द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो काइट की हाइट बतानी है, यानी कि
साइड BC हमने बतानी है, ठीक है। तो भाई ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। किसी भी चीज़ की हाइट बताते हैं तो परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप हाइट नहीं बता सकते कि भाई मान लो 45 डिग्री पर हो, आप ऐसे टेढ़े करके माप रहे हो। हाइट किसी भी चीज़ की मापनी तो परपेंडिकुलर मापेंगे। तो ये वाला एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर बताओ कि भाई 90 के सामने साइड की लेंथ कितनी है, 150। अगर 90 के सामने वाली, 90 डिग्री के सामने वाली 150 है, तो 30 के सामने वाली कितनी हो जाएगी, आधी, यानी कि 75 मीटर। अगर 30 डिग्री के सामने वाली साइड 75 है, 75 है 30 के सामने वाली भुजा, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा 30 के सामने वाली का √3 टाइम्स होती है 75 √3, यानी कि उसकी हाइट कितनी है पतंग की, 75 √3, ऑप्शन 2, ठीक है भाई। अब ये बताओ जरा, ए वर्टिकल पोस्ट 15 फीट हाई इज ब्रोकन एट ए सर्टेन हाइट। एक वर्टिकल पोस्ट है, ठीक है, ये कुल मिलाकर 15 फीट ऊंचा है। इज ब्रोकन एट ए सर्टेन हाइट, कुछ हाइट पर ये टूट गया है। एंड इट्स अपर पार्ट नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड, जब ये टूट गया तो ऊपर वाला हिस्सा कंप्लीटली अलग नहीं हुआ। मीट्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब ये ऐसे गिर गया ऊपर वाला हिस्सा और ये ग्राउंड को 30 डिग्री पर मिल रहा है। ग्राउंड पर ये जो ऊपर वाला हिस्सा एंगल बना रहा है वो है जी 30 डिग्री। फाइंड द हाइट एट विच पोस्ट इज ब्रोकन। तो एक बात तो आपको पता होनी चाहिए कि पूरे पोल की लंबाई, पोल का देखो, अगर ये ट्रायंगल ABC बन रही है तो पूरे पोल की लंबाई कितनी है, पोल का एक हिस्सा तो ये है और पोल का एक हिस्सा ये है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पूरा पोल है और इसकी लंबाई 15 फीट है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। देखो हमें एक बात पता है, हमें रेशियो पता है, यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर ये 60 डिग्री बनेगा। हमें रेशियो पता है कि 30 60 90 वाली ट्रायंगल के अंदर 30 के सामने वाली साइड अगर H होएगी, मान लो H यूनिट मान लूँ, तो 60 के सामने वाली साइड कितनी होगी, 60 के सामने वाली साइड होगी √3H, और 90 के सामने वाली साइड कितनी होगी, 90 के सामने वाली साइड होगी 2H, ठीक है। और जो पोल की हाइट है, पोल की हाइट कितनी है, पोल का एक तो ये हिस्सा है, पोल की हाइट को जो हिस्से बनाते हैं वो एक तो है AB और एक क्या है, एक है AC। ये बाद में टूट गया ना, तो पोल की हाइट है AB + AC, यानी कि H + 2H, दैट इज 3H। ये पोल की हाइट है और ये किसके बराबर है, 15 फीट के बराबर, यानी कि H = 5, 3 × 5 = 15। तो ये जो पोल है H = 5, यानी कि 5 फीट की हाइट से टूट गया है। ये हाइट जो है ये 5 फीट है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। अब अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, कुछ भी हो जाए इसके ऊपर टाइम दो। ए टेलीग्राफ पोस्ट इज बेंट एट ए पॉइंट अबव द ग्राउंड ड्यू टू स्टॉर्म। एक टेलीग्राफ पोस्ट है, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, और ये कुछ पॉइंट पर बेंड हो गया तूफान की तरह, तूफान के कारण। इट्स टॉप जस्ट मीट्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8√3। इसका जो टॉप है यहाँ से बेंड हो गया, इसका ये जो टॉप है ये ग्राउंड पर मिलता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 8√3 फ्रॉम इट्स फुट। इसका जो फुट है उससे 8√3 मीटर के डिस्टेंस पर, यानी कि ये वाला डिस्टेंस जो है ये 8√3 है, ठीक है। और ये 90 डिग्री का एंगल है भाई, तो ये वाला एंगल कितना होएगा, ये अगर 30 का है तो ये वाला 60 का हो जाएगा। एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, वो हमने कर लिया। देन द हाइट ऑफ द पोस्ट इज, तो देखो सिंपल सी बात है, हमारे सामने जो साइड गिवन है वो कौन सी है, 60 डिग्री के सामने वाली साइड गिवन है। तो 60 के सामने अगर 8√3 है तो फिर 30 के सामने क्या होगा, तो भाई 30 के सामने होएगा 8, क्योंकि 60 के सामने 30 के सामने वाली का √3 होता है। तो 60 के सामने जो भी है उसको मैं √3 से डिवाइड करूंगा तो 30 के सामने वाला आ गया। और अगर 30 डिग्री के सामने 8 है तो 90 डिग्री के सामने कितना होगा भाई, 16, ठीक है, 16 मीटर। तो पोल की लेंथ कितनी होगी, पोल की एक तो ये हिस्सा हो गया पोल का और इससे ऊपर टूटा हुआ ये हो गया, तो 8 + 16 कुल मिलाकर 24 मीटर लंबा है पोल। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। ये चीज़ें अगर आपको ईजी भी लग रही हैं, ठीक है, बिकॉज मैं बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, इनको करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। थोड़ा सा टाइम भले ही आपका लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे, हर लेवल का क्वेश्चन आगे मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, तो आगे जो भी क्वेश्चन आएगा आपको यही बेस है उन क्वेश्चंस का, ठीक है, नहीं तो वो बिना वजह डिफिकल्ट लगेगा आपको, तो कुछ भी स्किप मत करिएगा। ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री,
तो सूरज का एलिवेशन का एंगल, उन्नयन कोण, मतलब कि देखो ये सूरज है, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए पिलर, तो हमारे सामने एक पिलर है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में जो सूरज का एलिवेशन का एंगल है वो 30 डिग्री है, मतलब कि सूरज कितने ऊपर है, 30 डिग्री, गर्दन को 30 डिग्री ऊपर करने पे दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो हमारे पास पिलर है, ये जो पिलर है इसकी छाया कहाँ पे होगी, इसकी छाया यहाँ पे होगी, ये वाला, ये जो BC है ये इस पोल की छाया होगी, क्योंकि यहाँ से सूरज ऐसे रोशनी मार रहा है तो इस साइड ये इसकी छाया होगी, और 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सूरज का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री हो गया, यानी कि थोड़ा सा और ऊपर चला गया सूरज, थोड़ा सा पहले से और ऊपर चला गया। तो अब फिलहाल जो छाया है वो कैसी होगी, एंगल जो है वो 45 हो गया, तो फिलहाल जो शैडो है वो इतनी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ ही जाएगी यहाँ पर। तो क्लियर है मेरे भाई। तो अब देखो, अब एग्जामिनर ने क्या बताया है, जब एंगल ऑफ एलिवेशन सूरज का 30 से 45 हुआ तो जो छाया है वो 20 मीटर कम हो गई, यानी कि ये जो है इतनी कम हो गई ना छाया, यानी कि ये जो CD है दिस इज 20 मीटर। तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने पहले किया है, जो मैंने आपको स्पीड बिल्डिंग टेस्ट दिया था, ठीक है। तो ये जो 20 है ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं है, हमारे पास यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एक तो ABD और एक ABC। तो ट्रायंगल ABD के अंदर आओ आप एक बार, ट्रायंगल ABD के अंदर ये 45 है, ये भी 45 होगा, और ये 90 डिग्री है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर 45 के सामने मैंने ये मान लिया जी H, तो यहाँ पर 45 के सामने क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा H। तो यहाँ पर BD की लेंथ हमें पता लग गई। अब आपने क्या करना है, अब इस ट्रायंगल से निकलो, दूसरी ट्रायंगल के अंदर चलते हैं। अब हम चलते हैं बड़ी ट्रायंगल के अंदर, यानी कि ट्रायंगल ABC के अंदर, ठीक है। तो ABC के अंदर ये वाला एंगल कितना है 30, ये वाला एंगल कितना है, ये पूरा, इस बीच वाली लाइन को भूल जाया करो फिर, ठीक है। तो ये पूरा एंगल कितना है, ये वाला एंगल है जी 60, और ये वाला एंगल है जी 90। अब देखो 30 डिग्री के सामने वाली साइड की लेंथ है H, तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड की लेंथ क्या होगी, 60 डिग्री के सामने मतलब कि ये पूरी ये, तो इसकी लेंथ हो जाएगी √3H, ठीक है। तो अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है, क्या दिख रहा है सीधा सीधा, कि ये जो पूरी लेंथ है इसमें से अगर मैं H घटाऊंगा, अगर मैं √3H - H करता हूं तो ये क्या आ जाएगा 20। अगर मैं इन दोनों में से H कॉमन लेता हूं तो देखो यहाँ पर तो मैं सोल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, अदरवाइज ऐसे देख, मेरे को यहाँ पर देखते ही ये पता लग गया था कि H = 10 × √3+1, ये आपको भी पता लग जाना चाहिए। यहाँ पर ये सिचुएशन देखते ही √3 और H, कि H = 10 √3+1। कैसे, देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई सुपर वुमैन वाली बात नहीं है। यहाँ पर इन दोनों के अंदर H कॉमन है, तो यहाँ पर √3 - 1 = 20। आगे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बार बार जब ये सिचुएशन आएगी तो आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ से ये जो √3 - 1 है ये यहाँ पर नीचे जाएगा, ठीक है, H की वैल्यू ये होगी। हाँ, अब ये चीज़ आपको अलजेब्रा से पता होनी चाहिए कि जब ये रैशनलाइज होएगा तो ऊपर आके हो जाएगा √3+1 रैशनलाइज होएगा, और नीचे क्या बचता है, रैशनलाइज कैसे होएगा ये मैंने आपको बताया है भाई सर्ट्स एंड इंडिसेस के अंदर, कि आप ऊपर नीचे √3+1 से मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, ठीक है। तो इसका ऊपर जाते ही साइन चेंज हो जाएगा, और नीचे रैशनलाइज करने पर नीचे क्या बचेगा, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि 2, तो 2 2 10, तो यानी कि ये क्या बचा 10 × √3+1, ठीक है, H की वैल्यू। और यहाँ पर इन्होंने हमसे क्या पूछी, इन्होंने पूछे खंबे की ऊंचाई, यानी कि हाइट ऑफ दिस पिलर, जो कि है H, यानी कि आंसर इज ऑप्शन 3, ठीक है मेरे भाई। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये बताओ जरा, ए मैन स्टैंडिंग एट ए पॉइंट P वॉचिंग द टॉप ऑफ ए टावर। तो भाई एक बंदा पॉइंट P पर खड़ा होकर किसी टावर का टॉप देख रहा है, तो ये पॉइंट P है और यहाँ से इस टावर के टॉप को देख रहा है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है ये टावर का टॉप, ठीक है भाई। द मैन वॉक्स सम डिस्टेंस टुवर्ड्स द टावर एंड देन हिज एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। तो ये पर्सन जो है ये टावर की तरफ बढ़ जाता है, और अब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। मान लो पर्सन यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया, अब 60 डिग्री है। इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज 30 मीटर, अगर टावर की हाइट 30 मीटर है, अब मैं इनके नाम दे देता हूँ A B C,
ठीक है, आगे P है। तो ए बी की वैल्यू है 30, टावर की हाइट है 30 मीटर। देन द डिस्टेंस मूव्ड बाय हिम, तो उसने कितना डिस्टेंस मूव किया ये बताना है, ये वाला लेंथ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम उस छोटी सी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आ जाते हैं जिसकी साइड के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिली है। वैसे हमें दोनों ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है, दोनों ट्रायंगल की साइड के बारे में। तो जो छोटी वाली ट्रायंगल है वो कितनी है भाई, छोटी वाली ट्रायंगल कौन सी है, ट्रायंगल ABC, जिसका एक एंगल 60 डिग्री है, ये एक एंगल राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल नहीं होगा तो हम क्या करते, और ये वाला एंगल फिर क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो गया जी 30 डिग्री। ठीक है, ये छोटी वाली। बड़ी वाली क्या है, बड़े वाली ABP है। तो अब देखो 60 डिग्री के सामने अगर 30 है साइड, तो 30 डिग्री के सामने क्या होगी, √3 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगी tan√3। √3 से डिवाइड कर दो tan√3। अब आप आ जाओ बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल है ABP। इस छोटी वाली को एक बार भूल जाओ कुछ देर के लिए। बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक तो ये है जी एंगल 30 डिग्री का, ये 90 का तो है ही, और ये वाला कितना हो जाएगा, जब वो 30 का है तो ये पूरा एंगल हो जाएगा जी 60 डिग्री का। अब देखो बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर 30 डिग्री के सामने क्या है, 30, तो 60 डिग्री के सामने जो होता है वो है √3 टाइम्स। तो ये पूरी 60 के सामने पूरी साइड है ना, ये क्या हो जाएगा, पूरी हो जाएगी 30 × √3, 30√3। अब हमें निकालना है बस ये वाला हिस्सा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पूरे में से ये वाला घटा दो, 30 में से 10 गए 20, तो 20√3। ठीक है, 30 में से 10 गए 20, ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ये वाला हिस्सा हमें पता ही है, तो 20√3 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4। और कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, मैंने पहले भी बताया कि √3 = 1.732, कभी कभी वो पॉइंट्स में दे देता है, तो उस केस में आप क्या करते, 20 × 1.732 ये कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता 34.64, क्योंकि एक 0 से ये जो पॉइंट है ये उस साइड खिसक जाएगा, 17 का डबल क्या हो जाएगा 34, 32 का डबल 64। अब एक बार ये बता दो फिर जरा, 2 poles of equal height are standing opposite to each other on either side of a road which is 100 मीटर wide। तो दो पोल एक रोड के ऑपोजिट साइड पर खड़े हैं, इक्वल हाइट के हैं दोनों। ठीक है, और रोड की जो विड्थ है वो 100 मीटर है। ठीक है भाई, तो ये रोड की जो विड्थ है ये मैंने 100 मीटर मान ली, यहाँ से यहाँ तक। तो इनके नाम दे देते हैं पॉइंट्स के। ठीक है, तो AB रोड की विड्थ है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इस रोड के ऊपर एक पॉइंट है जहां से एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स, ये जो इनके टॉप्स है ना, ये जो इनके टॉप्स हैं, इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है। इस रोड के ऊपर कोई पॉइंट है उससे, तो मान लो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इस पोल का टॉप का एंगल है 30 डिग्री, एलिवेशन का इसका है 60 का। ठीक है, चलो भाई। देन द हाइट ऑफ ईच पोल इज, तो हर एक पोल की हाइट। तो देखो यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मैं इसको मान लेता हूँ जी P, तो एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है APD जहाँ पर ये राइट एंगल है। ठीक है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल है PBC। जब आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो इस हिसाब से नहीं करना पड़ेगा जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेन करके, वो टेंशन मत लो। ये क्वेश्चन बहुत कम टाइम के हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए ये एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। जो भी चीज़ें मैं इस लेक्चर के अंदर करूँगा वो सारी ज़रूरी है वहाँ तक पहुँचने के लिए। हर लेवल का क्वेश्चन कवर करेंगे बढ़िया से। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है PBC। तो देखो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की यहाँ पर साइड गिवन नहीं है, तो मैं यहाँ पर अज्यूम करूँगा। तो यहाँ पर पोल की हाइट जनरली h, हाइट को h अज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट या लोग, लेकिन आपको ये नहीं करना है। 60 डिग्री के सामने अगर आप h अज्यूम करोगे तो क्या होएगा, 30 डिग्री के सामने h/√3 आएगी। तो ये मैंने पहले भी बताया है, तो उस केस में मैं हाइट को अज्यूम करता हूँ √3h। ठीक है, तो आप भी √3h अज्यूम करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर पोल की हाइट को √3h अज्यूम कर लिया तो बिकॉज दोनों पोल्स की हाइट बराबर है तो दोनों √3h हो जाएंगी। अब देखो इस ट्रायंगल में आते हैं। अब 60 के सामने √3h है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा जी 30। तो 30 के सामने क्या होएगा, तो 30 के सामने हो जाएगा जी h, तो यानी कि AP = h। अब 30 के सामने है जी √3h, तो ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल है 60। तो 60 के सामने क्या होगा, तो 60 के सामने होता है √3 गुना, तो √3h इंटू √3, तो √3 इंटू √3 3, तो ये हो जाएगा 3h। ठीक है, अब देखो ये जो पूरी
रोड की लंबाई है पूरे रोड की वो कितनी है, वो है 100 मीटर, और यहाँ पर इस हिस्से की h है, इस हिस्से की 3h है, तो h + 3h ये क्या हो जाएगी 4h, 4h इज इक्वल टू 100, देयरफॉर h इज इक्वल टू 25, सो द आंसर इज ऑप्शन 3। अगर आप ऐसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई, ऐसे, क्योंकि अगर जब मैंने ये आदत डाली है कि मैं पोल की हाइट को √3h मान रहा हूँ, तो मैंने ये भी आदत डाली है कि टिक करने से पहले मैं एकदम से h की वैल्यू को नहीं टिक करता, एग्जामिनर इतना जुगाड़ करके रखता है, गलत करवा देगा वो आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर h की वैल्यू 25 है, लेकिन हमने जो पोल्स की हाइट एज्यूम की है वो √3h है, तो एक्चुअल में जो पोल्स की हाइट है वो क्या है 25√3, हमें h की वैल्यू मिली है, तो दिस इज इक्वल टू 25√3, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 25√3, यानी कि ऑप्शन 1, ठीक है मेरे भाई। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए एक बार ये करो फिर जरा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कोई एयरप्लेन है तो ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, उससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है। चलो, आफ्टर 15 सेकेंड्स द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, मतलब जो एरोप्लेन है वो ऐसे दूर चला जाता है, 15 सेकेंड में कुछ दूर चला गया होगा, तो वहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, वो 30 डिग्री हो गया, ठीक है भाई। इफ़ द एयरप्लेन इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 1500√3, मतलब जो एरोप्लेन है उसकी हाइट चेंज नहीं हो रही है, एक कांस्टेंट हाइट पर उड़ रहा है, ऐसे नहीं कि ऊपर नीचे चला गया, 1500√3 कांस्टेंट हाइट पर उड़ रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन, तो भाई प्लेन की स्पीड बतानी है। तो देखो मेरे भाई, प्लेन की अगर आपको स्पीड बतानी है, स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस, जब भी मान लो भाई हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर स्पीड पूछ ली या डिस्टेंस कवर्ड या ऐसी चीज़ें पूछ ली तो डरना नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितने टाइम में उसने ये डिस्टेंस कवर किया है, उसने ये डिस्टेंस कवर किया है भाई 15 सेकेंड में, आफ्टर 15 सेकेंड, तो टाइम तो गिवन है ना 15 सेकेंड, हमें बस डिस्टेंस निकालना है, आधी इन्फॉर्मेशन गिवन है, आधी और निकालनी है, इस पोर्शन में आधी और निकालनी है, हमने सिर्फ ये देखना है कि डिस्टेंस कितना कवर किया है प्लेन ने। चलो भाई, अब मैं इनका नाम दे देता हूँ ABCDE। तो एक बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो एरोप्लेन है वो 1500√3 इस हाइट पर उड़ रहा है, तो हमें इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब ट्रायंगल की एक साइड बताई है, ये है जी 1500√3, और यहाँ पर ये जो जिगजैग लाइन है ये भी 1500√3 होगी, क्योंकि वो सेम हाइट पर उड़ रहा है, क्लियर है। तो अब देखिएगा, अब आप देखिएगा ट्रायंगल ABC के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल ABC के अंदर, तो ये वाला जो एंगल है ये है जी 60 डिग्री, ठीक है। ये वाला जो एंगल है ये है जी 90 डिग्री, एक बार इसको भूल जाओ, ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है ये है जी 30 डिग्री। तो अब आप देखो 60 के सामने क्या है, 60 के सामने है 1500√3, तो 30 के सामने क्या होगा फिर, 60 के सामने तो √3 टाइम्स होता है ना, तो 30 के सामने हो गया जी 1500, तो AB की जो लेंथ है वो 1500 आ गई। और अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग के ऊपर जोर देते तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप मेंटली कर सकते हो, ये मत सोचना कि मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, मैं इस तरह के क्वेश्चंस को जानबूझ के, उसके अंदर टाइम कम नहीं लगता, जब मेंटली करते हैं तो कभी कभी डायग्राम हवा में ही गुम हो जाता है, लेकिन वो शुरुआत में होता है, अब मेरे दिमाग के अंदर डायग्राम गुम नहीं होता ना, क्योंकि प्रैक्टिस, भाई जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से तो लोग ओलंपिक में जीत जाते हैं, ओलंपिक में तो दुनिया में एक बंदा जीत रहा है गोल्ड मेडल, तो आपको दुनिया में एक तो बनना नहीं है, तो प्रैक्टिस इतनी आप कर सकते हो कि ये डायग्राम, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जाम में आप मेंटली करोगे, नहीं ऐसे मत सोचना, एग्जाम में मैं एक क्वेश्चन का डायग्राम बनाऊंगा इस तरह के क्वेश्चन का, क्यों, क्योंकि भाई 5-6 सेकंड और एक्स्ट्रा लगा के श्योरिटी हो रही है ना, इतनी ज़्यादा मारामारी भी नहीं होती कि डायग्राम भी ना बना सकें एग्जाम के अंदर। लेकिन जब हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं बिना डायग्राम बनाए हुए, तो अपनी जो विजुअलाइजेशन है वो तेज़ हो जाती है, डायग्राम समझने की क्षमता तेज़ हो जाती है, एग्जाम के अंदर जो कैलकुलेशन करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, सटासट बनाते हैं, स्पीड बढ़ जाती है मेंटली करने से। अदरवाइज एग्जाम के अंदर मेंटली करते हैं लेकिन पेन भी यूज़ करते हैं टू मेक श्योर कि एक्यूरेसी आए, ठीक है। तो देखो, तो ये यहाँ तक पहुँच गए हम, 30 के सामने 1500 हो गया। अब हम चलते हैं भाई बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, जो कि है ADE, छोटी वाली ट्रायंगल को भूल जाओ, तो यहाँ पर हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बन रही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये छोटी वाली का काम हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का, बड़ी की तरफ बढ़ते हैं। तो बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल है जी 30 डिग्री का, ठीक है। ये वाला एंगल है मेरे भाई कितने का, 90 का, और ये वाला एंगल कितना हो गया फिर, ये वाला एंगल हो गया जी 60 डिग्री का। अब देखो 30 डिग्री के सामने वाली चीज़ हमें पता है 1500√3, तो 60 के सामने
तो अब यहाँ पर 60 के सामने कौन सी है इस बड़ी ट्रायंगल में, ये पूरी 60 के सामने है, ठीक है मेरे भाई, ये पूरी लंबाई। तो 30 के सामने 1500 रूट 3 है, तो 60 के सामने क्या होगी, रूट 3 गुना करनी पड़ेगी ना, तो 1500 रूट 3 इंटू रूट 3, यानी कि 1500 इंटू 3, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाता है, तो 1500 इंटू 3, यानी कि ये मेरे को 4500 दिख रहा है, लेकिन 1500 इंटू 3 ही सोचो एक बार इसको, क्योंकि 1500 की जगह कोई और वैल्यू होती तो आपको बिना वजह कैलकुलेशन ना करें आप, ऐसा कुछ बता रहा हूँ। अब देखो कि यहाँ पर ये 1500 है, ये 1500 रूट 3 है, 1500 इंटू 3 है, रूट 3 नहीं, तो 1500 इंटू 3 ये है, 1500 इंटू 1 मतलब यहाँ पर एक बार 1500, यहाँ पर 3 बार 1500, तो घटाओगे तो यहाँ पर 2 बार 1500, 1500 पूरा 3 बार, जिसमें से एक बार यहाँ पर आ गया, तो बाकी का 2 बार यहाँ पर आएगा। तो ये जो एरोप्लेन ने डिस्टेंस कवर किया है वो कितना कवर किया है, एरोप्लेन ने डिस्टेंस कवर किया है जी 1500 इंटू 2 यानी कि 3000 मीटर्स। तो भाई 3000 मीटर्स का डिस्टेंस 15 सेकंड में, तो 15 दूनी 30, 200 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, क्लियर है, तो अब आगे बढ़ते हैं भाई। हर एक तरह और आगे मतलब इतने क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं कि मतलब आप गदगद हो जाओगे, आपको मतलब आपका दिल ये कहेगा कि बस अब मेरे को कुछ भी दे दो हाइट एंड डिस्टेंस का, फाड़ दोगे आप उस क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ हमारे फ्लेवर में होना चाहिए। ये क्वेश्चन ट्राई करो। एन एयरप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, एक एयरप्लेन है जो ग्राउंड से 3125 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, यानी कि ग्राउंड से इस एरोप्लेन की हाइट है 3125 मीटर। ठीक है भाई, पासिस वर्टिकली बिलो अनदर प्लेन, ये एक दूसरे हवाई जहाज के नीचे से, तो हिंदी में क्या है, उसके बिल्कुल ऊपर, मतलब इसके ऊपर दूसरा हवाई जहाज है, इंग्लिश में क्या है, दूसरे हवाई जहाज के नीचे से उड़ रहा है। एट एन इंस्टेंट व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, तो एक इसके ऊपर एक और हवाई जहाज है, ठीक है। एट एन इंस्टेंट व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से दोनों प्लेन्स का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, तो नीचे वाले का ऑफकोर्स 30 डिग्री होएगा, ऊपर वाले का 60 डिग्री होएगा, ऊपर वाला ऊंचे है, एंगल बढ़ा होएगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इनका नाम दे देते हैं ABCD। जैसे ये जो डायग्राम है ये मैं आपको समझा के बना रहा हूँ, अदरवाइज जब मैं ये पढ़ता हूँ लाइक ऐसे बन जाता है, सीधा सीधा बन जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार जब प्रैक्टिस की, मेंटली प्रैक्टिस की, हर एक डायग्राम की मेंटली सोल्व भी किया क्वेश्चंस को, उसके बाद एग्जाम में धड़ाधड़ क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं छोटी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आता हूँ, हमें निकालनी है भाई DC की लेंथ, ये वाली लेंथ। तो छोटी राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, और मैं एग्जाम के अंदर ये नहीं करता कि ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला 60 है, ये सारा काम आपका दिमाग अपने आप करेगा। हम बस यहाँ पर समझाने के लिए स्लो मेथड यूज़ करना बेहतर रहता है, क्योंकि कई ऐसी बातें होती हैं जो ज़रूरी छूट जाएंगी अगर फटाफट करूँगा तो। ठीक है मेरे भाई, तो ट्रायंगल ABC के अंदर देखते हैं। ट्रायंगल ABC के अंदर ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल है जी 30, ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल है 60, ये वाला एंगल 90। तो 30 के सामने वाली साइड क्या है, 30 के सामने वाली साइड है 3125। तो 60 के सामने वाली साइड क्या होगी, ये हो जाएगी 3125 इंटू रूट 3। ठीक है, 60 के सामने वाली साइड रूट 3 टाइम्स होती है। अब इस ट्रायंगल को भूल जाओ जरा, अब हम आते हैं बड़ी ट्रायंगल के अंदर। तो बड़ी ट्रायंगल है भाई ABD, ये तो ABD के अंदर ये वाला एंगल क्या हो गया 60, और ये वाला एंगल क्या हो गया, ये वाला एंगल हो गया जी 30। ठीक है, और ये वाला एंगल क्या है 90। अब देखो हर एक चीज़ भूल जाओ एक बार। 30 के सामने वाली साइड कितनी है, 3125 इंटू रूट 3। तो ये 60 के सामने वाली साइड कौन सी कितनी होएगी, ये जो पूरी बड़ी साइड है ये कितनी होएगी, 30 के सामने जो भी लेंथ है उसकी रूट 3 गुना, तो यानी कि 3125 इंटू रूट 3, 3125 रूट 3 इंटू रूट 3, इसकी रूट 3 गुना होगी 60 के सामने। तो जब आप इसको रूट 3 से गुना करोगे तो रूट 3 इंटू रूट 3 3, तो ये क्या हो गया 3125 इंटू 3। अब देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा है 3125 इंटू 3, और सिर्फ ये कितना है, ये है 3125 एक बार, ये पूरा है 3 बार, तो बाकी का 2 बार 3125 इंटू 2, बाकी का ये वाला डिस्टेंस है 3125 3 बार है इस पूरी हाइट में, जिसमें से एक बार यहाँ पर आ गया तो बाकी का 2 बार यहाँ पर आएगा।
ठीक है मेरे भाई, सिंपल सी बात है। तो अब देखो दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, वही हमसे पूछा था DC, तो वो है 6250। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। अब एक बार एग्जैक्टली उसी जैसा क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन जैसा, तो ये क्वेश्चन करके दिखा दो फिर जरा। ए प्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 6000 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड पासिस वर्टिकली अबव अनदर प्लेन। ठीक है, एक प्लेन है जो 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो यानी कि ये जो हाइट होगी, ये पूरी हाइट ये हो जाएगी जी 6000 मीटर। ठीक है, पासिस वर्टिकली अबव अनदर प्लेन, एक ये दूसरे प्लेन के ऊपर से पास होता है, यानी कि इसके नीचे एक और प्लेन है। एट एन इंस्टेंट व्हेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर 60 एंड 45 डिग्री। तो इन दोनों प्लेन के एंगल ऑफ एलिवेशन जो हैं किसी पॉइंट से 60 और 45 हैं, तो नीचे वाले का 45, ऊपर वाले का 60। ठीक है, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये एग्जामिनर ने पूछा। तो फिर पिछले वाले जैसा इक्वेशन है, पिछली बार नीचे वाले की हाइट बता दी थी, अब की बार ऊपर वाले की। हमने क्या किया, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना था, हैं। नीचे वाले की बताई थी तो हमने दोनों की निकाल ली, दोनों की बताई नीचे वाले की निकाल लेंगे। वैसे इतना कुछ सोचना नहीं है, सीधा काम करना स्टार्ट करते हैं। देखो तो ये जो 6000 है, हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन कौन सी दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABD। तो ये जो 6000 है, स्टूडेंट को डाउट होता है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, बिना वजह अज्यूम कर लेते हैं, कभी कभी ज़रूरत नहीं होती अज्यूम करने की, H वगैरह, फिर भी कर लेते हैं। तो ये डाउट आपका कैसे क्लियर होगा कि जो चीज़ गिवन है वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है क्या। तो ये जो 6000 यानी कि BD, 6000 का क्या मतलब है, यानी कि BD, ये BD किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। जी हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल ABD, राइट एंगल ट्रायंगल ABD में एंगल A 60 है, एंगल B जो है वो 90 है, और एंगल D जो है वो 30 हो जाएगा। ठीक है, 60 30 90। तो ट्रायंगल ABD को सबसे पहले कंसीडर करेंगे। तो ट्रायंगल ABD में 60 के सामने कौन सी साइड है, कितनी है, 6000 है। 60 के सामने 6000 है, तो 30 के सामने क्या होगी, √3 से डिवाइड करोगे, यानी कि 2000 √3 से डिवाइड करेंगे तो 2000 √3। ठीक है, अब आप आओगे छोटी वाली ट्रायंगल में, यानी कि ABC के अंदर। ठीक है, तो अब बड़ी वाली को बोल जाओ एक बार। ठीक है भाई, अब छोटी वाली ट्रायंगल के अंदर ये जो है ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा भाई। तो अब 45 के सामने 2000 √3 है, तो 45 के 45 के सामने फिर से 2000 √3 हो जाएगा। अब देखो हमें नीचे वाले एरोप्लेन की हाइट पता लग गई और ऊपर वाले की पता है, ये पूरा BD पता है। तो अगर हमें ये निकालना है तो 6000 - 2000 √3, बस सिंपल सी बात है। तो अपना आंसर क्या हो गया, 6000 - 2000 √3। तो इसमें से आप 2000 कॉमन ले लो, वैसे 2000 √3 भी ले सकते हो, मैंने 2000 कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया 3, यहाँ पर बच गया √3, तो 2000 × 3 - √3, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन 3। क्लियर है मेरे भाई, अब आगे बढ़ते हैं। फिर ये बताओ जरा, देर आर 2 वर्टिकल पोस्ट, 1 ऑन ईच साइड ऑफ ए रोड। ठीक है, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। वन पोस्ट इज 108 मीटर हाई। ठीक है, एक पोस्ट 108 मीटर हाई है। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोस्ट, तो इनमें से एक पोस्ट जो है 108 मीटर हाई है। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोस्ट, ध्यान से सुनिएगा, इस पोस्ट के टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, दूसरे, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इसके टॉप से दूसरे पोल के टॉप का डिप्रेशन, तो दूसरे पोल का जो टॉप है वो भी इससे नीचे है, दूसरे पोल के सिरे का अवनमन कोण, तो दूसरे पोल का सिरा इससे नीचे है। अगर दूसरा पोल इससे ऊंचा होता तो उसके टॉप का एंगल एलिवेशन का आता, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अनदर पोल, दूसरे पोल के टॉप का जो एंगल आता वो एलिवेशन का आता। अब की बार दूसरे पोल के टॉप का जो एंगल आया है वो डिप्रेशन का है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, यानी कि दूसरा पोस्ट जो है वो छोटा है, सीधी सी बात है। तो इस पोल की हाइट जो है वो 108 है, दूसरा इससे छोटा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोस्ट, इस पोस्ट के टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अनदर पोस्ट, इस पोस्ट के टॉप का एंगल डिप्रेशन का 30 डिग्री है। तो देखो ये बात मैंने आपको बता दी थी स्टार्टिंग में ही कि यहाँ से आप डिप्रेशन का एंगल ले लो या फिर यहाँ से एलिवेशन का एंगल ले लो, बात एक ही है।
इसके ऊपर खड़े होकर नज़रें कितनी झुकाई ये ले लो, या नीचे खड़े होकर नज़रें कितनी उठाई ये ले लो, बात एक ही है। ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि हम मतलब ऐसे ही कंसिडर करते हैं, एलिवेशन कंसिडर कर लेते हैं, कंफर्टेबल रहेंगे, एक ही चीज़ कंसिडर करेंगे, अदरवाइज उससे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अब ये एंगल 30 डिग्री का हो गया, एंड ये टॉप का जो डिप्रेशन का एंगल है वो 30 डिग्री का है, बॉटम का डिप्रेशन का एंगल 60 डिग्री का है, यानी कि ये वाला एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल 60 का ले सकते थे, या फिर नीचे से एलिवेशन का एंगल 60 का ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो फिर से दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गई, एक बार इनको नाम दे देते हैं, मेरे को बताओ जरा कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। एक तो ABC बन गई राइट एंगल ट्रायंगल, देखो बन गई ना भाया, एक बन गई ABCDE, एक बन गई ADE। अब देखो यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको बताया क्या है, एग्जामिनर ने आपको बताया है मतलब कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड बता दी है, उसने आपको बताया है कि AD इस वाले पोल की हाइट है 108, तो राइट एंगल ट्रायंगल ADE ये वाली इसकी एक साइड बता दी। तो अब यहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल है जी 60 डिग्री, ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा जी 30 डिग्री। ठीक है, अब 60 के सामने क्या है, 60 के सामने है 108, तो 30 के सामने क्या होगा, 3 से डिवाइड कर दो, सॉरी √3 से डिवाइड कर दो, यानी कि 36√3। 108 को √3 से डिवाइड किया 36√3। और ये कैसे डिवाइड करना है ये मैं बता भी चुका हूँ आपको, जब आप √3 से डिवाइड करते हो तो इसको 3 से डिवाइड कर दो और एक √3 चिपका दो, 3 से डिवाइड करके √3 चिपका दो, रटने की बात नहीं है, समझाया भी है मैंने पहले। क्लियर है। अब हम चलते हैं दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे भाई ABC। तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC के अंदर ये राइट एंगल है, ये एंगल 30 डिग्री का है, ये वाला एंगल, और ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री का है। क्लियर है। और ये वाली जो DE है और ये जो BC है ये दोनों बराबर होंगी, बिकॉज एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, तो यानी कि इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ होगी 36√3। तो 60 के सामने क्या है 36√3, 60 के सामने, तो 30 के सामने क्या हो जाएगी, 30 के सामने हो जाएगी 36, सिर्फ 36। और एग्जामिनर ने हमसे पूछा क्या था, एग्जामिनर ने हमसे पूछा था द हाइट ऑफ अदर पोस्ट, इस पोस्ट की हाइट। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इस पोस्ट की जो हाइट है ये और ये जो है BD, ये दोनों बराबर ही बात है, CE और BD ये दोनों बराबर होंगी। तो ये पूरी हमें 108 पता है, उसमें से ये छोटा सा हिस्सा 36 है, तो 108 - 36, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा 72। 100 में से 30 गए 70, 8 में से 6 गए 2, 72। तो यानी कि छोटे वाले पोल की हाइट क्या है 72, मीन्स आंसर इज ऑप्शन 2। ठीक है भाई, अब ये बता दो जरा, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बैलून फ्रॉम 2 कंजिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स, तो 2 कंजिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन है और एक बैलून उड़ रहा है। ठीक है, कंजिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन क्या होते हैं, आपने रोड के साइड में देखे होंगे, ऐसे रोड के साइड में ऐसे होते हैं, ऐसे यहाँ पर लिखा होता है कि भाई दिल्ली 50 किलोमीटर, उसके बाद 1 किलोमीटर के बाद एक और आएगा, ऐसे यहाँ पर क्या लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा अगर आप दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हो तो 49 किलोमीटर, कि भाई दिल्ली 49 किलोमीटर है, पहले 50 थी, 1-1 किलोमीटर के गैप पर आएंगे, फिर अगले वाले पर 48 लिखा होगा, ऐसे। क्लियर है मेरे भाई। तो ये कंजिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन है रोड के साइड में, तो यानी कि ये जो 2 किलोमीटर स्टोन है इन दोनों के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होएगा, कंजिक्यूटिव है इसलिए। तो अगर ये एक स्टोन है तो इसके 1 किलोमीटर के बाद एक और स्टोन आएगा। अब एग्जामिनर ने क्या बताया है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बैलून, एक बैलून है, इस बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन 2 कंजिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन से 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो जो इसके पास वाला है उससे 60 डिग्री होएगा यहाँ से, और दूर वाले से 30 डिग्री होएगा। ठीक है, तो यहाँ से 30 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन और यहाँ से 60 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब पूछा क्या है एग्जामिनर ने, एग्जामिनर ने पूछा दी हाइट ऑफ बैलून, तो एग्जामिनर ने आपको क्या बता दिया, एग्जामिनर ने इसकी हाइट पूछ ली और आपको AB की लेंथ बता दी। AB क्या है, AB है जी 1 किलोमीटर, उसने आपको ये बता दिया। ठीक है, और हमने क्या बताना है, हमने बताना है कि भाई AD की लेंथ, CD की लेंथ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है। तो सिंपल सी बात है, देखो हमारे सामने 2 राइट एंगल ट्रायंगल आ गई, एक तो आ गई ACD और दूसरी आ गई BCD। तो अब मैं ट्रायंगल,
और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड की लेंथ उसने नहीं बताई, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की किसी भी साइड की लेंथ नहीं बताई। तो मैं छोटी वाली ट्रायंगल के अंदर भाग रहा हूँ, ठीक है। छोटी वाली ट्रायंगल है मेरे भाई BCD, ठीक है। तो ट्रायंगल BCD के अंदर ये एंगल है जी 60 डिग्री का, ये एंगल है मेरे भाई 90 डिग्री का, और ये वाला जो एंगल है ये है जी 30 डिग्री का, ठीक है। तो 60 के सामने मैंने क्या बोला था, क्या आपने एज्यूम करना है, आपने एज्यूम करना है कि √3h, 60 के सामने वाली को √3, तो 30 के सामने क्या आ गया, ये आ गया जी h, ठीक है, यानी कि BC इज h। अब हम बड़ी ट्रायंगल की तरफ बढ़ते हैं। तो बड़ी ट्रायंगल के अंदर, बड़ी ट्रायंगल यानी कि ACD, अब मैं बढ़ रहा हूँ ट्रायंगल ACD की तरफ। तो बड़ी ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल है जी 30 डिग्री, ये वाला एंगल है मेरे भाई 60 डिग्री, और ये वाला एंगल है 90 डिग्री। तो 30 60 90 हो गए। और अब देखो 30 के सामने क्या है, 30 के सामने है √3h, तो 60 के सामने क्या होएगा, तो 60 के सामने जो भी होएगा 30 के सामने वाले का √3 गुना होएगा। तो √3h को √3 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 3h। तो अब सिंपल सी बात है आपके सामने, क्या कि ये 3h है, ये h है, तो ये वाला सिस्टम क्या होएगा, ये वाला मामला हो जाएगा 3h - h 2h, 2h इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, h इज इक्वल टू 1/2 किलोमीटर। और आंसर अगर आपने B मार्क कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप गड़बड़ी ना करो एग्जाम में, क्योंकि हमने निकालना क्या, हमने h की वैल्यू नहीं निकाल ली, हमारे जो बैलून की हाइट है वो है √3h, तो यानी कि √3h की वैल्यू होगी √3 इंटू 1/2, h की वैल्यू 1/2 है ना, तो √3/2 किलोमीटर, यानी कि आंसर इज ऑप्शन A। तो भाई अब एक बार ये ट्राई करो जरा, और ये बिकॉज भाई इसके अंदर बादल इन्वॉल्व है, उसकी रिफ्लेक्शन, उसकी परछाई इन्वॉल्व है, तो ये मत सोचना कि ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एग्जैक्टली उन्हीं चीज़ों को और अपनी कॉमन सेंस को हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। और हाँ, अगर आपने अब तक ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया है फिर तो ठीक है, मैं आपको एक हिंट देने वाला हूँ, अदरवाइज नहीं किया है ट्राई तो वीडियो को अभी पॉज करके इसे ट्राई करो, मेरी हिंट सुनने से पहले। तो अभी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इसके अंदर हिंट क्या होगी। तो अब तक जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं एग्जैक्टली वही सारी यूज़ होंगी, उनमें से कोई नई चीज़ यूज़ नहीं होगी। अगर कोई चीज़ नई यूज़ हो रही है तो वह जस्ट ये हो रही है कि सपोज ये नदी है और इसके ऊपर यहाँ पर ये बादल है, ठीक है। तो मान लो ये बादल जो है ये नदी से, बादल की हाइट h है, बादल की जो हाइट है नदी से h मीटर ऊपर है बादल, तो बादल की जो परछाई है वो नदी के सरफेस से h मीटर नीचे होगी, बस। बादल की जो परछाई है नदी के सरफेस से, यानी कि अगर बादल 100 मीटर ऊपर है नदी के सरफेस से तो उसकी परछाई नदी के सरफेस से 100 मीटर नीचे होगी। बादल की हाइट 100 मीटर है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 200 मीटर होगा। ये सिंपल सी बात हमने यूज़ करनी है, इसके अलावा जो भी बेसिक चीज़ें हम यूज़ कर रहे थे वही यूज़ करनी है। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, ये हिंट लेने के बाद एक बार फिर से ट्राई करके देख लो। तो भाई देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव ए लेक। तो सबसे पहले एक लेक हमने बना ली, तो क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव लेक, इस लेक से 60 मीटर ऊपर एक पॉइंट है, तो ये मैंने मान लिया जी 60 मीटर, यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, तो यहाँ पर क्लाउड है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है इस पॉइंट से, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है जी 30 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण किस चीज़ का, ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड, क्लाउड की जो रिफ्लेक्शन है, तो नदी के अंदर क्लाउड की रिफ्लेक्शन होगी, तो क्लाउड की रिफ्लेक्शन ये यहाँ पर मान ली भाई मैंने, ठीक है। तो क्लाउड की रिफ्लेक्शन का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी कि यहाँ से कितने डिग्री नीचे मुंडी करके देखनी पड़ रही है, वो इसने बताया है 60 डिग्री है, ठीक है। तो भाई इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर आ गया जी 60 डिग्री, और ये हो गया अपना 60 मीटर जैसा कि उसने बताया था। तो देखो एक बात बताऊँ, यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री, मैं इसको 60 डिग्री बनाकर इस ट्रायंगल को भी यूज़ कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आंसर उससे भी आ जाएगा। लेकिन इसमें हमें प्रेफर क्या करना चाहिए, मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर ने हमें दी है 30 डिग्री 60 डिग्री, उस इन्फॉर्मेशन से जो ट्रायंगल्स बन रही हैं वो एक दूसरे के पास बने, मैं ऐसा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि कोई भी मान लो स्ट्राइक होने वाली चीज़ हो, उनके अंदर कुछ कॉमन दिखने वाली चीज़ हो, वो जल्दी दिख जाए, तो इन ट्रायंगल्स को मैं आसपास ही रखता हूँ, कंस्ट्रक्शन इस हिसाब से करता हूँ। तो देखो हमारे सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, एक तो ये वाली ट्रायंगल नंबर 1, अगर मैं इसका नाम दूँ कि भाई ABC, ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल ABD, ये देखो
ये दूसरे वाली राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें यहाँ पर राइट एंगल है, यहाँ पर राइट एंगल है, तो दो ट्रायंगल के अंदर रिलेशन मतलब अपना वही नॉलेज यूज़ करेंगे और बता देंगे। इसके अलावा क्या यूज़ करना वो मैंने आपको बताया, एक बार फिर से ट्राई कर सकते हो, नहीं निकला तो चलिए अब करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर इस पॉइंट को भी मैंने नाम दे दिया, दिस इज ई और दिस इज एफ। तो ए एफ की वैल्यू 60 है तो बी ई की वैल्यू 60 होगी, ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे बिकॉज ये जो है ये इसके पैरेलल होएगा हॉरिजॉन्टल के। तो अब देखो हमारे सामने दो ट्रायंगल्स हैं, एक तो ये छोटी वाली ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर आ जाओ एक बार। ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना होएगा, बिकॉज ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं 30 के सामने वाली साइड को एच एज्यूम कर लूँगा, तो ये जो बी सी है ये एच हो जाएगी, तो 60 के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी √3h। कंसंट्रेशन अपनी हाई रखिएगा, ठीक है। तो 60 के सामने वाली √3h। अब पहले वाली ट्रायंगल के अंदर हमने कर लिया जो करना था, अब नीचे वाली ट्रायंगल के अंदर चलते हैं भाई, ठीक है। तो इन चीज़ों को भूल जाओ एक बार। अब नीचे वाली ट्रायंगल में मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ जी ट्रायंगल ए डी बी में। तो ए डी बी को एक बार इमेजिन कर लो, ए डी बी समझ में आ गई। तो ए डी बी के तीनों एंगल्स मैं आपको बता देता हूँ। ये है जी एंगल 60 डिग्री का, यहाँ पर एंगल है 90 डिग्री का, और यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल होएगा, फिर यहाँ पर एंगल हो गया 30 डिग्री का, ठीक है। एक बार इस 60 को बाहर लिख देते हैं यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर 30 के सामने क्या है, यहाँ पर 30 के सामने √3h है, तो यहाँ पर 60 डिग्री के सामने वाली साइड की लेंथ कितनी होगी, इस साइड की लेंथ। तो 30 डिग्री के सामने √3h है, तो 60 के सामने इसका √3 गुना होता है, तो √3h इंटू √3 यानी कि 3h, √3 इंटू √3 3 होता है। तो अब देखो हमने जो भी ये दो ट्रायंगल्स थी उनको यूज़ कर लिया, यहाँ पर इसको एच एज्यूम किया था, वो नहीं बोलना, एच एज्यूम किया था ना, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने यूज़ कर लिया है जो भी इनका यूज़ करना था, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसके अलावा बस एक सिंपल सी बात हमने लगानी है कि भाई क्लाउड इस लेक के सरफेस से जितना ऊंचे है उतनी ही नीचे क्लाउड की रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो इसको आप किसी भी तरीके से लगा सकते हो। कैसे, देखो एक तो आप ऐसे लगा सकते हो कि क्लाउड की हाइट कितनी है सी ई, क्लाउड की हाइट कितनी है सी ई, दैट इज इक्वल टू क्लाउड की डेप्थ कितनी है डी ई। मतलब क्लाउड की हाइट है ये नदी के सरफेस से और उसकी परछाई की डेप्थ है ये, तो सी ई, तो सी ई की वैल्यू क्या है h + 60, तो h + 60 इज इक्वल टू, और क्लाउड के परछाई की डेप्थ, तो देखो ये वाली चीज़ है 3h, ये 3h है ये पूरी, और उसमें से हमें सिर्फ ये वाला हिस्सा निकालना है। एक बार इसको रब कर देते हैं, देखो ये पूरी है 3h, उसमें से हमें सिर्फ ये वाला हिस्सा निकालना है, तो 3h - 60 इसको करना पड़ेगा, तो दिस विल बी 3h - 60, क्लियर है। तो अब देखो इस 60 को मैं इस साइड भेज दूंगा, तो 60 + 60 120 इज इक्वल टू, इस h को मैं इस साइड भेज दूंगा, तो 3h - h 2h इज इक्वल टू 120, देयरफॉर h इज इक्वल टू 60, तो h की वैल्यू 60 आ गई। तो अब भाग के इसको ऐसे नहीं टिक कर देना है, h की वैल्यू 60 आ गई, तो यहाँ पर आप 60 रख सकते हो। और एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है, एग्जामिनर ने पूछा है दी हाइट ऑफ द क्लाउड, तो क्लाउड की हाइट ये है मेरे भाई, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो 60 + 60 यानी कि 120, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 120, क्लियर है। तो वही बेसिक चीज़ें हमने यूज़ की थी, उसके अलावा वो सिंपल बात की कि भाई नदी के ऊपर क्लाउड जितना होएगा एग्जैक्टली उतने ही नीचे उस क्लाउड की परछाई होएगी। तो इसको एक तो आप इस तरीके से यूज़ कर लोगे इसी चीज़ को कि भाई उतनी परछाई होएगी, या फिर इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मान लो कि भाई कि क्लाउड की जो हाइट है वो है h + 60, h + 60 क्लाउड की हाइट है, और इस क्लाउड का इसकी रिफ्लेक्शन से जो डिफरेंस है वो क्या होएगा, क्लाउड की रिफ्लेक्शन से जो डिस्टेंस होएगा, अगर उसकी हाइट h है तो ये 2h हो जाएगा। जो भी क्लाउड की हाइट है उस हाइट का डबल उसकी रिफ्लेक्शन से डिस्टेंस होएगा। तो क्लाउड की हाइट h + 60 है, उसकी हाइट को अगर मैं डबल करूँगा तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक h और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3h, तो 3h + h 4h, 2 से 2 जा, तो 2h इज इक्वल टू h + 60, h से h कट गया, एक h इज इक्वल टू 60, तो फिर से हम उसी रिजल्ट पर आ गए। आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हो, बात एक ही है। तो यहाँ पर अपना आंसर आ गया है, ठीक है। तो आगे से इस तरह के क्वेश्चन में डरना नहीं है, बस ये एडिशनल चीज़ आपने जोड़ देनी है कि भाई परछाई उतनी ही नीचे होएगी किसी भी चीज़ की जितनी ऊपर उसकी हाइट है। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो भाई एक बार।
If the angles of the elevation of the top of a tower from 3 collinear point A, B and C on a line leading to the foot of the tower, तो हमारे पास एक टावर है और एक लाइन लीडिंग टू द फुट ऑफ द टावर है, ठीक है। एक लाइन है, ये वाली लाइन जो टावर के फुट तक जाती है। तो इस लाइन के ऊपर 3 पॉइंट हैं, कोलिनियर पॉइंट ए बी सी, समरेख बिंदु है, ठीक है, ए बी सी। और एग्जामिनर ने क्या बताया है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इन पॉइंट से वो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। अगर वो रिस्पेक्टिवली ना भी बोलता तो देखो टावर के पास से 30 डिग्री और टावर के दूर से 60 डिग्री, ये कभी नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा, देखो आप टावर के जितने पास आओगे आपको अपनी गर्दन उतनी ही ऊपर करके देखना पड़ेगा। आप कुतुब मीनार के एक तो दूर खड़े हो जाओ तो आपको गर्दन उतनी ऊंची नहीं करनी पड़ेगी, कुतुब मीनार के बिल्कुल पास हो गए तो गर्दन बिल्कुल टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो टावर के बिल्कुल करीब जो एंगल बनेगा वो बड़ा बनेगा, वहाँ पर एलिवेशन ज़्यादा होता है। तो अगर वो ये रिस्पेक्टिवली ना भी लिखे तो पास वाला एंगल बड़ा होता है, फिर एंगल दूर छोटा होता जाता है, देखो छोटा होता चला जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर 30 डिग्री का बनेगा ए पर, क्लियर है, और बी पर 45 डिग्री का और सी पर बनेगा जी 60 डिग्री का। देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी इज टू बी सी, तो यानी कि इस लेंथ का और इस लेंथ का हमने रेशियो बताना, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हमारे सामने अगर मैं इसको P मान लूँ तो हमारे सामने, और इसको Q मान लूँ तो 3 राइट एंगल ट्रायंगल बनी है। एक बनी है PQC, PQB और PQA, ठीक है, 3 राइट एंगल ट्रायंगल बनी है। तो मैं सबसे छोटे वाले ट्रायंगल से मानना स्टार्ट करता हूँ और इन दोनों AB और BC, इन दोनों की लेंथ मैं भी निकाल लूँगा। आप भी पहले ट्राई करके देखो एक बार। तो देखो सबसे पहले मैंने PQC ट्रायंगल को लिया, तो ट्रायंगल PQC के अंदर ये वाला एंगल कितना है 60, ये वाला 90, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया जी 30 डिग्री, ठीक है। तो 60 के सामने मैंने क्या माना, 60 के सामने मैंने माना √3h, तो 30 के सामने क्या हो जाएगा, तो 30 के सामने हो जाएगा जी h, तो CQ की लेंथ आ गई। अब इस ट्रायंगल को भूल जाओ, अगले ट्रायंगल में चलते हैं। अब मैं चल रहा हूँ जी ट्रायंगल PQB के अंदर। तो ट्रायंगल PQB के अंदर कौन कौन से एंगल है एक बार देख लें। एक तो ये एंगल है भाई 45 डिग्री का, और एक ये वाला एंगल हो गया, ये वाला भी 45 डिग्री का होगा क्योंकि यहाँ पर 90 का है, ठीक है। अब देखो 45 के सामने क्या है √3h, तो यहाँ पर 45 के सामने भी √3h हो जाएगा। तो ये जो पूरी लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, ये जो पूरी लेंथ √3h, ठीक है मेरे भाई। तो ये पूरी लेंथ √3h है, उसमें से h यहाँ पर है, तो बाकी ये वाली कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √3h - h। अगर इन दोनों में से h कॉमन ले लें तो ये वाली लेंथ बच जाएगी √3 - 1 × h, √3 - 1 × h, अगर h कॉमन ले ले तो। क्लियर है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब और आगे बढ़ते हैं। अब इस ट्रायंगल को भी भूल जाओ ज़रा, ठीक है, इस ट्रायंगल को भी भूल जाओ, और बड़ी ट्रायंगल में चलते हैं। अब हम चलते हैं भाई PQC के अंदर। अब देखो PQC के अंदर एक तो PQA के अंदर, सॉरी PQA के अंदर एक तो ये एंगल है 30 डिग्री का, एक ये एंगल है 60 डिग्री का, और एक ये एंगल है ये वाला 90 डिग्री का। अब देखो 30 डिग्री के सामने जो साइड है दैट इज √3h। 30 के सामने जो भी साइड है 60 के सामने उसकी √3 गुना होती है। तो 60 के सामने मतलब कि ये पूरी, क्योंकि पूरी बड़ी ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे, ये पूरी साइड। तो 30 के सामने जो भी है उसकी √3 गुना, यानी कि √3 × √3 3h, √3 × √3 3h, ठीक है। तो अब ये 3h हो गई। तो एक बात बताओ, ये पूरी 3h है और ये √3h है, तो हमें सिर्फ ये निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगी 3h - √3h, ये, ठीक है। तो बस भाई, तो ये वाली अगर आप इसमें से h कॉमन ले लोगे तो 3 - √3 × h, और हमने क्या निकालना है, हमने इस वाली साइड और इस वाली साइड का रेशियो निकालना है। हमने निकालना है जी AB/BC, बस ये सिंपल सी बात थी। तो AB हो गई 3 - √3। अगर हो सकता है आप पहली बार कर रहे हो इस क्वेश्चन को तो ऐसे लग रहा हो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, करोगे पूरे चैप्टर के थ्रू, एक बार गुजरोगे फिर दूसरी तीसरी बार गुजरोगे तो ये सारे क्वेश्चंस
मतलब बहुत ईजी हो जाएंगे, और आगे आने वाले और भी जो क्वेश्चन है और 6 लेवल के वो भी आपके लिए ईजी हो जाएंगे। और बी सी की लेंथ क्या है, बी सी की लेंथ है √3 - 1 इंटू एच। तो भाई एच से एच कैंसिल आउट हो गया। अगर ऊपर वाले में से मैं √3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा √3 और यहाँ पर बच जाएगा जी 1। तो √3 - 1 से √3 - 1 गया, तो यहाँ पर आंसर हो गया √3/1, यानी कि आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है। अब इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड आगे मैं एक क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, एग्जैक्टली इससे इजी कंसेप्ट के ऊपर भी बेस्ड होएगा, बस उसके अंदर टाइम एंड डिस्टेंस का भी कंसेप्ट इन्वॉल्व हो गया। तो ये बताओ एक बार जरा, ये एक बार आप खुद ट्राई करके मुझे बताएंगे। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। तो हमारे पास एक टावर है, ठीक है। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, इस टावर के फुट तक एक हाईवे जाता है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप पर एक आदमी खड़ा है। तो भाई स्पाइडरमैन ही पहुंचेगा यहाँ पर, तो है। तो चलो यहाँ पर स्पाइडरमैन बैठा है। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो आदमी बैठा है वो एक कार को ऑब्जर्व करता है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन वो 30 डिग्री का है, ठीक है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो टावर के फुट की तरफ अप्रोच कर रही है, मतलब कि उस तरफ, इसका मुंह भी उस तरफ है, उसी तरफ बढ़ रही है विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो देखो कार उस तरफ मूव कर रही है, तो 6 सेकेंड में कहीं ना कहीं पर पहुंच गई होगी, तो वहां पर इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 6 सेकेंड में कहीं ना कहीं पर पहुंच गई ऐसे, तो वहां पर जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है यहां पर पहुंच गई, तो वो हो गया जी 60 डिग्री। क्लियर है। फाइंड द टाइम टेकन बाई कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, कि भाई टावर के फुट तक फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से टावर के फुट तक कार कितनी देर में पहुंच जाएगी। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं एक बार इनका नामकरण कर देता हूं, A B C D, कि कार जो है वो D से लेकर C तक 6 सेकंड में गई है, तो C से लेकर B तक कितने सेकंड में जाएगी ये पूछ रहा है। तो देखो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, हमें D से लेकर C और C से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है उसका रेशियो निकालना है। सिर्फ डिस्टेंस का रेशियो निकालना है, कार की स्पीड पता होनी जरूरी नहीं है। अगर इतने डिस्टेंस को 6 सेकंड में किया तो इतने डिस्टेंस को कितने सेकंड में करेगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि किसी कार ने x मीटर डिस्टेंस को 10 सेकंड में किया, और फिर मैं आपको बताऊं कि 2x मीटर मतलब कि पहले से डबल डिस्टेंस को, तो आप बोलोगे 20 सेकंड में किया। तो हमें सिर्फ रेशियो चाहिए, क्लियर है। और इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन में इससे पिछला क्वेश्चन हमने क्या किया था, अगर आपको ध्यान हो, देखो यहाँ पर 60 डिग्री था, यहाँ पर 45 डिग्री था और यहाँ पर 30 डिग्री था। तो इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने इसका और इसका रेशियो निकाल कर आपको बताया, हमने ये सीखा। तो अब की बार तो हमने सिर्फ इसका और इसका रेशियो निकाल कर देखना है, यानी कि अब की बार सिर्फ 2 ट्रायंगल हैं, इसका और इसका रेशियो। पिछली बार तो 3 ट्रायंगल थे, तो ये उससे ईजी हो गया ना। तो एक्जैक्टली उससे ईजी क्वेश्चन है, जस्ट इन दोनों चीज़ों का डिस्टेंस निकालो। तो चलिए अब निकालते हैं भाई। तो देखो यहाँ पर सबसे छोटी ट्रायंगल ABC के अंदर देखते हैं। सबसे पहले ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल कितना होएगा, बिल्कुल ठीक 30 डिग्री का, ठीक है। अब देखो 60 के सामने क्या मानना है हमने, बिल्कुल बढ़िया √3h, ठीक है। और फिर 30 के सामने क्या हो जाएगा, अगर 60 के सामने √3h है तो 30 के सामने हो जाएगा GH, ठीक है। ऐसा अब तक मानते आ रहे हैं। तो ये BC हमें पता चल गया ना कि H है, बस अभी ये CD और निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब इस छोटी ट्रायंगल को एक बार भूल जाओ, अब वो निकालना है तो हमें बड़ी ट्रायंगल पर पहुंचना पड़ेगा। अब आप आ जाओ ट्रायंगल ABD के अंदर, ये वाली ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABD। तो ABD में ये वाला एंगल 30 है, ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई, शाबाश, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखो 30 के सामने कितना है यहाँ पर √3h, तो 60 के सामने क्या होता है, इसका √3 गुना, तो इसका भी √3 गुना, √3h इंटू √3 3h, तो 60 के सामने वाली साइड यानी कि ये पूरी साइड ये हो जाएगी 3h, √3h इंटू √3, ठीक है 3h। अब हमें निकालनी है ये, तो सिंपल सी बात है, देखो ये हमें पता है, ये h है, 3h में से h यहाँ पर रह गया, तो बाकी का ये क्या होएगा, ये हो जाएगा जी 2h। अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया कि 2h डिस्टेंस को किसी गाड़ी ने 6 सेकंड में कर लिया, 2h, तो h डिस्टेंस को गाड़ी कितनी सेकंड में करेगी, तो 3 सेकंड में, बिकॉज डिस्टेंस हाफ है। 2h मीटर्स को 6 सेकंड में, तो h
इससे आधा है ना डिस्टेंस, तो आधे टाइम में करेगी, तो यानी कि यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन है। तो दिखने में हो सकता है ये लग रहा हो कि भाई ये तो डिफिकल्ट है, लेकिन काफ़ी ईजी है। देखो अब इसको अगर मैं कॉम्प्लेक्स करूँ, यहाँ पर एक और वैसे मैं कॉम्प्लेक्स भी कर सकता हूँ। इसको कैसे कॉम्प्लेक्स कर सकता हूँ कि जैसे मान लो पिछला क्वेश्चन हमने किया था ये, तो मैं आपको बताऊं कि कोई गाड़ी टावर की तरफ आ रही है, पहले 30 डिग्री का एंगल बना रही थी और भाई कुछ टाइम के अंदर उसने 45 डिग्री का एंगल बना लिया। मान लो 10 सेकंड के अंदर उसने 30 डिग्री से 45 डिग्री का एंगल बना लिया। तो अब वो इस पॉइंट से कितनी देर में 60 डिग्री का एंगल बनाएगी? तो सिंपल सी बात है, हमने इस चीज़ का और इस चीज़ का रेशियो निकालना है उस केस में कि भाई 30 डिग्री से 45 डिग्री का एंगल बनाने में उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इतने डिस्टेंस में 10 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस में कितना टाइम बोलेगी? तो एक बार इस क्वेश्चन को करके देखो ज़रा, इस क्वेश्चन को मैं फिर बता दूंगा। तो पिछले क्वेश्चन का अगर डाटा आपको याद हो तो इस डिस्टेंस का और इस डिस्टेंस का रेशियो आया था √3:1, ठीक है, √3:1। तो देखो उस केस में हम क्या करेंगे कि √3 यूनिट डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 10 सेकंड लगे। ये अलग से एक एग्जांपल करवा रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाला क्वेश्चन से लेना देना नहीं, अलग से पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से कि √3 यूनिट डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 10 सेकंड लगे, तो इस एक यूनिट डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? 10/√3। बस ये अपना आंसर हो जाएगा उस केस में। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गई बात? तो मतलब हमने सिर्फ डिस्टेंस का रेशियो निकालना है कि इतने डिस्टेंस के लिए इतना टाइम लगा, इतने डिस्टेंस के लिए इतना। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो इससे अगला क्वेश्चन खुद करना, बाद में सॉल्यूशन देखना, शायद उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। नहीं समझ में आई तो एक बार इसको फिर से देखो रिवाइज करके, फिर ये अगला क्वेश्चन करना, उसको फिर से देखो नहीं समझ में आई तो। ए पर्सन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व्स ए व्हीकल मूविंग टुवर्ड्स हिम एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो एग्जैक्टली उसी तरह का क्वेश्चन है। टावर के टॉप पे पर्सन बैठा है, उसकी तरफ एक व्हीकल मूव हो रहा है और वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है सबसे पहले, ठीक है, 45 डिग्री का, और 10 मिनट उस व्हीकल ने लिए हैं, 10 मिनट एंगल को 45 डिग्री से 60 डिग्री का बनाने में। ठीक है मेरे भाई, 10 मिनट बाद वो मूव हो गया। अब एग्जामिनर पूछ रहा है आफ्टर दिस द टाइम रिक्वायर्ड बाय द व्हीकल टू रीच द बॉटम ऑफ द टावर। इसके बाद टावर के बॉटम तक कितनी देर में व्हीकल पहुंचेगा? तो सिंपली इस डिस्टेंस को 10 मिनट में अगर कवर कर लिया तो इस डिस्टेंस को कितनी देर में कवर करेगा? तो दोनों डिस्टेंस का रेशियो देखेंगे कि ये कितने यूनिट है, ये कितने। तो अब मैं इनको नेम कर दूं ABCD। अब देखो छोटी ट्रायंगल ABC के अंदर आ जाओ जल्दी से। तो भाई ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है। तो 60 के सामने मैंने मान लिया √3h और 30 के सामने क्या हो जाएगा? 30 के सामने वाला डिस्टेंस हो जाएगा GH, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। 60 के सामने √3h, 30 के सामने h। अब अगली ट्रायंगल में चलते हैं, बड़ी वाली ट्रायंगल ABD के अंदर आ जाओ। अब ABD, तो इसके अंदर ये वाला एंगल 45 हो गया और ये वाला एंगल भी 45 हो गया। अब देखो 45 के सामने बड़ी ट्रायंगल के अंदर क्या है? √3h। तो 45 के सामने क्या होगा? √3h। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये C को यहाँ पर लिख लो एक बार, ये पूरा डिस्टेंस ये हो जाएगा √3h, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ये पूरा डिस्टेंस √3h है, ये h है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा √3h - h, यानी कि h अगर कॉमन ले लो तो √3 - 1, √3 - 1 इंटू h, ये वाला डिस्टेंस। अब देखो एग्जामिनर ने क्या बताया है, देखो ध्यान से, कैलकुलेशन इसके अंदर कैसी भी हुई हो, हमने इस डिस्टेंस का और इस डिस्टेंस का रेशियो निकालना है बस, ठीक है। तो देखो दोनों के अंदर ये वाला क्या है? ये है √3 - 1 इंटू h, ये है खाली h, तो दोनों के अंदर h है, तो h को एक बार काट दो, सिर्फ रेशियो चाहिए। h काट दिया तो यहाँ पर 1 रह गया, यहाँ पर √3 - 1 हो गया। तो √3 - 1 इतने यूनिट डिस्टेंस के लिए गाड़ी ने ली 10 मिनट। तो एक यूनिट डिस्टेंस के लिए गाड़ी कितनी देर लेगी? 10/√3 - 1, एक यूनिट डिस्टेंस के लिए, यहाँ पर सिर्फ एक है। तो अब आप क्या करोगे, इसको एक बार रेशनलाइज कर लो, या तो आपके एग्जाम में आंसर 10/√3 - 1 मिनट्स होगा। अगर ऐसे नहीं है, इस फॉर्म में आंसर है, यानी कि एग्जामिनर ने क्या किया है, यानी कि एग्जामिनर ने √3 = 1.732
ये वाला यूज़ किया है। तो एक बार आप इसको रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइज करोगे तो ये सीधा सीधा दिख रहा है 5 इंटू √3+1 होएगा। क्यों दिख रहा है ये सीधा सीधा? आपको दिखना चाहिए कि भाई इसको जब आप रेशनलाइज करोगे, एक तो ऊपर जाके साइन चेंज हो जाएगा, सर्ड साइन इंडिसेस में कराया है, और √3 और 1 इसका स्क्वायर 3 है, इसका स्क्वायर 1 है, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि 2 आएगा, 2 5 10, ये आपको डायरेक्टली दिखना चाहिए 5 इंटू √3+1। ठीक है, तो इतनी मिनट्स लगेंगी। अब इस फॉर्म में आंसर नहीं है तो क्या करोगे, √3 की जगह ये पुट करोगे, मैं यही चीज़ पुट कर रहा हूँ, तो ये हो गया 5 इंटू 2.732। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, 5 7 35 और 1 36, 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक है, और 3 के बाद पॉइंट हो जाएगा तो 13.66 मिनट, यानी कि 13 मिनट और उसके बाद 2/3 मिनट, 13 2/3। 0.66 क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 2/3 होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2/3। तो 2/3 मिनट्स को अगर आप सेकेंड्स में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 13 मिनट 20 दूनी 40, 13 मिनट 40 सेकेंड, यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है? और एक बार 13.66 आ जाता है तो उसके बाद ये तो कोई आंसर होएगा नहीं, ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हो। समझ में आ गई बात? ऐसे आपने करना है। ठीक है भाई, तो बस इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो निकाल लेना है इस इक्वेशन के अंदर। अगर एग्जामिनर ऐसे 3 भी कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे से आपने डरना नहीं है इस तरह के इक्वेशन में। अब ये बताओ भाई जरा, ए टावर स्टैंडिंग ऑन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन सबटेंड्स ए सर्टेन एंगल एट ए पॉइंट। तो एक टावर है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा है, ठीक है, सबटेंड्स ए सर्टेन एंगल एट ए पॉइंट 160 मीटर अपार्ट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से 160 मीटर दूर एक पॉइंट है, वहां पर वो कुछ एंगल सबटेंड करता है, तो मैंने मान लिया कि एंगल है जी थीटा। ठीक है, ऑन एडवांसिंग 100 मीटर टुवर्ड्स इट, और टावर की तरफ 100 मीटर बढ़ने पर द टावर इज फाउंड टू सबटेंड एन एंगल ट्वाइस एज बिफोर। तो यानी कि यहां पर टावर जो एंगल बना रहा है वो पहले के कंपैरिजन में 2 गुना बना रहा है इसकी तरफ 100 मीटर बढ़ने पर। तो अगर हम यहां से 100 मीटर बढ़े थे तो ये पूरा डिस्टेंस 160 है, तो 100 हम आगे बढ़ गए तो बाकी कितना बच गया? बाकी बच गया जी 60। ठीक है, ये 100 हो गया, ये 60 हो गया। तो एक बार इनको नाम रख देते हैं। अब देखो भाई ध्यान से, यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। अगर मैं यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल बनाता हूँ इसकी साइड को एक्सटेंड करके, तो ये जो एंगल है, ये एंगल इन 2 इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होएगा। अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होएगा। ठीक है, अगर ये वाला एंगल 20 डिग्री है और ये वाला एंगल 50 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 70 डिग्री होएगा। ठीक है मेरे भाई, तो एग्जैक्टली वही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो जिगजैग लाइन से मैंने बनाई है, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है 2 थीटा, ये इंटीरियर एंगल है थीटा, और एक ये इंटीरियर एंगल है। एग्जैक्टली वही सिचुएशन बन गई यहाँ पर, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर है। अगर ये 2 थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होएगा, तो ये एंगल भी थीटा होएगा क्योंकि इन दोनों के सम के बराबर होएगा ये एंगल। तो ये सिचुएशन क्लियर है यहाँ पर। तो अब देखो, अब आपके सामने हो गई एक आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर 2 साइड्स इक्वल होती हैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। तो अगर DC 100 है तो ये AC भी 100 हो जाएगी, DC अगर 100 है तो ये AC भी 100 हो जाएगी। अब देखो, अब आपने क्या देखना है, ध्यान से आप ट्रायंगल ABC को देखो, ट्रायंगल ABC देखो जरा, ट्रायंगल ABC को। ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पर ये जो इसका हाइपोटेन्यूज है 100 ये गिवन है, ये भी 60 गिवन है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड्स हमें पता लगी तो तीसरी साइड पता लगा सकते हैं पाइथागोरस से। और यहाँ पर हमें मैक्सिमम केसेस में पाइथागोरस लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। तो ये जो 100 है ये 20 का 5 गुना है, ये 60 जो है ये 20 का 3 गुना है, तो ये जो होएगा ये 20 का 4 गुना होएगा। 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, तो टावर की हाइट 80 मीटर हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, टावर की हाइट क्लियर है। यहाँ पर आप tan 2 थीटा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, उससे कॉम्प्लिकेटेड ही होएगा क्वेश्चन। ठीक है,
तो एक और बात मैं आपको बताऊं कि कभी कभी जो अपने वैल्यू वाले क्वेश्चन है उनके अंदर भी हम इस चीज़ को लगा सकते हैं। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, इसको 30 डिग्री दे देता है, इसको 60 डिग्री दे देता है कि भाई सूरज का जो एंगल है, सूरज के एलिवेशन का एंगल जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, वो है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, और जो शेडो है वो 20 मीटर कम हो गई, यानी कि ये डिस्टेंस उसने दे दिया। फिर वो बोलेगा कि भाई टावर की हाइट कितनी है, ऐसे मान लो पूछ लेता है, तो वहाँ पर भी आप ये लगा सकते हो, क्योंकि अगर ये एंगल 60 हो गया तो ये वाला एंगल भी 30 होएगा, ये 30 है तो ये भी 30 होएगा, बिकॉज इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होएगा। तो अगर ये 20 है, बिकॉज अब ये दोनों साइड बराबर होगी 30 के सामने वाली आइसोस्केलस ट्रायंगल, ये 20 है तो ये भी 20 हो गया। और अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल में 30 60 90 की ट्रायंगल में एक साइड पता लग गई, एक साइड, फिर तो आपको सब कुछ पता चल गया ना। 90 के सामने अगर 20 है तो 30 के सामने क्या होएगा, 30 के सामने, तो 30 के सामने हो जाएगा भाई 10, तो 60 के सामने क्या होगा 10√3, ऐसे आप बता सकते हो। तो जब इस एंगल का डबल हो ये एंगल, तो आप हमेशा ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। जैसे गाड़ी वाले केस में क्या बताया था, जो गाड़ी का क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन से पिछला क्वेश्चन, सबसे पहले वाला गाड़ी वाला, उसमें 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है एंगल। उसने बोला था यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लगे गाड़ी को, तो यहाँ से यहाँ तक कितने सेकंड लगेंगे, गाड़ी वाला क्वेश्चन अगर याद हो तो भाई देखो ये भी 30 हो गया, तो अगर मैं इस डिस्टेंस को ए मान लूँ तो ये डिस्टेंस भी ए हो जाएगा, है भाई 30 के सामने। तो अब देखो 90 के सामने अगर ए है तो यहाँ पर 30 के सामने ये एंगल 30 है, तो इस ट्रायंगल में 30 के सामने क्या होगा a/2। तो डिस्टेंस ए को ट्रैवल करने में 6 सेकंड लगे गाड़ी को, तो a/2 आधे डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 3 सेकंड लगेंगे, ऐसे ही बता सकते थे। हाँ, मतलब अगर इस एंगल का डबल ये एंगल आ रहा है उस केस में ये हम यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास एंगल की वैल्यूज गिवन है तो इसके बिना भी काम चल जाता है, मर्जी है यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बताओ जरा, द डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्टिकल पोल्स इज 60 मीटर, ठीक है। द हाइट ऑफ वन ऑफ द पोल इज डबल द हाइट ऑफ द अदर। तो दो पोल हैं, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर का है, एक पोल की हाइट दूसरे पोल की हाइट से डबल है, ये h है तो ये 2h है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप्स ऑफ द पोल्स फ्रॉम द मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट का जो मिडल पॉइंट है वहाँ से इनके टॉप्स के एंगल ऑफ एलिवेशन, क्लियर है। तो यहाँ से इनके जो टॉप्स के एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, 2000 कंप्लीमेंट्री मतलब कि पूरक हैं, यानी कि दोनों का सम 90 डिग्री है। अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल वाले कई क्वेश्चन आते हैं, उनको इजीली कैसे करना है वो बताता हूँ, एक बार समझा दूँ आपको कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज होंगी। एक तो ये चीज़ यूज होगी, वो चीज़ें याद दिला दूँ कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। और एक आपको पता होना चाहिए कि भाई tan थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी कि अगर tan थीटा की वैल्यू a/b है तो कोट थीटा की वैल्यू b/a होएगी, एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर tan थीटा 1/5 है तो कोट थीटा 5/1 होएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर यूज होंगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर। अब देखो जरा, मतलब मैक्सिमम ये चीज़ें इन क्वेश्चंस के अंदर यूज होती हैं। एक बार मैं इनका नाम रख दूं, तो अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर उसने क्या बताया था कि इन दोनों पोल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 60 मीटर का है, और ये मिडल पॉइंट है तो ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। अब इस वाले ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, ट्रायंगल नंबर 1 के अंदर। तो ट्रायंगल नंबर 1 के अंदर tan थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो ट्रायंगल नंबर 1 के अंदर ये थीटा है अपना, तो ये परपेंडिकुलर हो गया है, बेस हो गया, यानी कि h/30, tan थीटा इज h/30। अब ट्रायंगल नंबर 2 के अंदर आ जाओ, यहाँ के एंगल का टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि 2h/30। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, दो चीज़ें क्या यूज़ करनी है, देखो कि ये जो tan 90 माइनस थीटा है ये बन जाएगा कोट थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज कोट थीटा, और tan थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो tan की जो वैल्यू है h/30 दैट इज इक्वल टू कोट की जो वैल्यू है उसके उल्टे के बराबर होगी। अगर tan की वैल्यू x होती है तो कोट की वैल्यू 1/x होती है। तो tan की जो वैल्यू है h/30 वो किसके बराबर होगी, वो 2h/30 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि 2h/30 तो कोट है। कोट का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट का उल्टा होता है tan। अगर मैं इसको उल्टा करूं
कोट का उल्टा करूँ तो 10 मतलब कि 30/2h, तो h/30 इज 30/2h, 10 की वैल्यू 10 के बराबर। तो अगर आपने 10 की वैल्यू ऐसे कोट की वैल्यू और 10 की वैल्यू है तो आप क्या करो 10 मतलब कि h/30 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू को उल्टा करके रख दो इज इक्वल टू 30/2h। ठीक है, तो बस एज सिंपल एज दैट। इसको भाई ऊपर भेज दो उस साइड, तो ये क्या हो जाएगा 2h² इज इक्वल टू इस 30 को उस साइड भेज दो, 30 × 30, इस 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 30 को 15, और ये 30 क्या है, ये 15 × 2 है। अगर आपको h की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो 2 15 की जगह 1 15 आ जाएगा, और ये जो है ये अंडर रूट में ही रह जाएगा। तो h की वैल्यू 15√2 है। अगर h की वैल्यू 15√2 है तो 2h की वैल्यू 30√2 है। ठीक है, इसकी डबल। तो यहाँ पर उसने क्या पूछा है, दोनों टावरों की, दोनों पोल्स की लंबाई पूछी है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये क्वेश्चन एक बार फिर से करके दिखाना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चंस में हमें टाइम नहीं लेना। एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने के टाइम को इन्वॉल्व करके इस तरह के क्वेश्चन 30 सेकंड में आप इजीली कर सकते हो। कैसे? देखो, अब मैं मतलब कि क्वेश्चन को पढ़ूंगा और साथ साथ डायग्राम बनाऊंगा। इसके अलावा आपको बताता हूँ कैसे इसको कर सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्टिकल पोल्स इज 60 मीटर। द हाइट ऑफ वन ऑफ द पोल इज डबल द हाइट ऑफ द अदर। तो ये देखो, एक पोल की हाइट दूसरे पोल की हाइट से डबल है, दोनों के बीच में डिफरेंस 60 है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स फ्रॉम द मिडल पॉइंट। अच्छा, मिडल पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने हैं भाई, यानी कि ये 30 है, ये 30 है। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। अब देखो, अब इस वाली पहले वाली ट्रायंगल के अंदर tan थीटा क्या होता है, मैं मन मन में tan थीटा सोच रहा हूँ, अदरवाइज मुझे दिख रहा है tan थीटा इज h/30। और फिर मुझे यहाँ पर पता है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कि यहाँ पर जो tan 90 माइनस थीटा है वो होएगा 2h/30। पता है हमें tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लेकिन मुझे पता है tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा बनेगा। ऑलरेडी मैं इसके उल्टे से कंपेयर कर देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उल्टे से कंपेयर कर देता हूँ। बस 2 से 15 पर काटा, h को उस साइड भेजा, h² इज इक्वल टू 15 × 30, तो h इज इक्वल टू 15√2। क्योंकि ये 30 को मैं देख रहा हूँ 15 × 2, ये दिख रहा है मुझे, एक 15 बाहर आएगा, एक अंदर √2। ठीक है, फिर ये आंसर टिक करेंगे। क्लियर है मेरे भाई? अब एक बार इस क्वेश्चन को करो जरा, फिर इस नॉलेज के ऊपर बेस्ड। The distance between two pillars of length 16 मीटर and 9 मीटर is x मीटर। तो दो पिलर हैं, एक की लेंथ 16 मीटर है, एक की लेंथ 9 मीटर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस x मीटर है। If the angle of elevation of their respective tops from the bottom of the other, दूसरे के बॉटम से इसके टॉप का, मतलब कि इसके बॉटम से इसके टॉप का जो एंगल है और इसके बॉटम से इसके टॉप का जो एंगल है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यानी कि ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। तो भाई अब यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बन गई हैं, दोनों ट्रायंगल में वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया। तो सबसे पहले मैं ये थीटा वाली ट्रायंगल ले रहा हूँ। तो अब आप ट्रायंगल को कंसीडर करोगे DBC को, जिसके अंदर ये 3 एंगल हैं। ठीक है, ये 90 है। तो DBC के अंदर tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या है, देखो tan थीटा मेरे दिमाग में दिख रहा है मेरे को बस। तो tan थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस लाइन के ऊपर जो भी चीज़ है वो मुझे दिमाग में दिख रही है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, लाइन के नीचे जो है वो मैं एक्चुअल में एग्जाम में लिखूंगा, आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। अब हम आते हैं दूसरी ट्रायंगल के अंदर। दूसरी ट्रायंगल को जस्ट हम देख रहे हैं। तो दूसरी ट्रायंगल कौन सी है? दूसरी ट्रायंगल है 90 माइनस थीटा। यहाँ पर जो tan 90 माइनस थीटा है, यहाँ पर कुछ मैंने देखा tan 90 माइनस थीटा जो है, मतलब कि ये जो इस एंगल का tan परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है, यानी कि नॉर्थ। और tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। ये चीज़ पहले ही tan 90 माइनस थीटा देखते ही मुझे पता है कोट थीटा, मुझे पता है कोट थीटा। तो अब मैं क्या करता हूँ, tan थीटा और कोट थीटा प्रोकल होते हैं, तो कोट थीटा की जो वैल्यू है उसको उल्टा कर देता हूँ, x/9, और अब कंपेयर कर देता हूँ। तो एक्चुअल में जो लाइन मैं डायग्राम बनाऊंगा और लाइन के नीचे जो मटेरियल है वो एकदम, ठीक है। तो अब देखो x को साइड
सी इसका देखिए एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये सेम साइड नहीं है, सेम स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये मत सोचना कि बता दिया। एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो इनके एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है। द हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट, तो देखो यहाँ पर मैं एक बार इनके नाम लिख दूं, मान लो ये ए है, ये बी, ये तो पी है, ये क्यू है, ये बी है, ठीक है। और टावर की हाइट को मैंने मान लिया जी एच, ठीक है। टावर की हाइट को मैंने क्या मान लिया, एच। अब देखो ट्रायंगल, अब लाइन के ऊपर जो भी है वो मैं एग्जाम में ऐसे लिखता वगैरह नहीं हूँ, लाइन के नीचे वाला ही लिखूंगा। तो भाई ट्रायंगल ए बी क्यू देखो जरा, ट्रायंगल ए बी क्यू, ये वाली, तो यहाँ पर जो टेन थीटा है, यहाँ पर जो टेन 90 माइनस थीटा, इस एंगल का टेंजेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच अपॉन बी तो मैं लिखूंगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, मुझे पता है, ये ऑलरेडी पता है मुझे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का इक्वेशन है। अब आप देखिएगा ट्रायंगल ए पी बी में, ए पी बी इस वाले ट्रायंगल में, तो यहाँ पर ये जो टेन थीटा है, टेन थीटा किसके बराबर होएगा, टेन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर और ये बेस यानी कि एच अपॉन बी। और एक्चुअल में एग्जाम में मैं इनको ऐसे भी नहीं लिखूंगा, मुझे पता है ये टेन थीटा है, ये कोट थीटा है, तो एक को उल्टा करके लिखूंगा, ये क्या हो जाएगा, ये ए अपॉन एच, ठीक है। इनको फिर मैं इक्वेट करूंगा, क्योंकि टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इनको डायरेक्टली इक्वेट नहीं करोगे, एक को उल्टा कर दोगे। तो अब इस h को इस साइड ऊपर भेज दो, b को उस साइड ऊपर, तो इट मीन्स एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, स्क्वायर रूट कर दो दोनों साइड, h इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, ऑप्शन है, ठीक है मेरे भाई। तो अगर इसमें कहीं पर कन्फ्यूजन ना हो गई हो, इसके लिए मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज आपको समझ में आ जाना चाहिए था। अगर समझ में आ गया तो स्किप कर दो, अदरवाइज मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, और कॉम्प्लीमेंट्री वाले में फिर कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो भाई मैं इनके नाम लिख रहा हूँ ए बी, ये वाला डिस्टेंस जो है ये बी है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये ए है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसकी हाइट को मैंने एच मान लिया, तो यहाँ पर अगर ये थीटा है और इसको मैंने 90 माइनस थीटा मान लिया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और टेन 90 माइनस थीटा, अब हम बड़ी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की, ये जो बड़ी ट्रायंगल है इसकी, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एच अपॉन ए, और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, ठीक है। तो इस कोट थीटा को अगर आपने टेन थीटा में बदलना है, कोट को टेन में बदलोगे तो कोट और टेन रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, ए अपॉन एच। तो ये भी टेन थीटा है, ये भी टेन थीटा, अब आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, ये बेसिक से बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो एच को उस साइड भेज दो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ए बी,
ठीक है मेरे भाई, तो आंसर इज ऑप्शन 1। तो एक बार ये कोशिश करो जरा। ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड सरमाउंटेड बाय ए फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h। तो एक वर्टिकल टावर है, ठीक है, और इसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है, और इस ये जो फ्लैग स्टाफ होता है कि फ्लैग का डंडा, इस डंडे की जो हाइट है वो है मेरे भाई h, ठीक है। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ये जो फ्लैग स्टाफ है, ये जो झंडा है, इसके बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है मेरे भाई अल्फा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अल्फा। एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, और ये जो फ्लैग स्टाफ झंडा है इसके टॉप का, इसके ऊपर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है बीटा, ठीक है। तो अब की बार फिर से जो एंगल्स हैं अल्फा बीटा इस टर्म में दे दिए, हाइट h दे दी, नंबर्स नहीं बताए, मतलब कि अल्फाबेट्स बता दिए, वेरिएबल्स बता दिए। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो टावर की जो हाइट है उसे मैंने एज्यूम कर लिया कैपिटल H, जो चीज़ हमें निकालनी है उस चीज़ को। क्लियर है? तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। यहाँ पर आपके सामने दो ट्रायंगल्स बनी है, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स, एक तो ये बड़े वाली और एक ये ऐसे नीचे छोटे वाली। तो इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मुझे जो चीज़ कॉमन दिख रही है दो साइड, वो ये है। देखो ये जो लाइन है, ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर अगर मैं इनका नाम रखूं ए बी सी, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है यहाँ पर राइट एंगल, और एक है डी बी सी। तो दोनों के अंदर जो बी सी लाइन है ये कॉमन है। तो मैं करूँगा क्या, इस बी सी लाइन को कुछ भी एज्यूम कर लूँगा, ठीक है, और उसके बाद इसको इक्वेट कर दूंगा, इसकी वैल्यू को अपना आंसर आ जाएगा। ये सिंपल सा काम यहाँ पर करना है। तो देखो, तो अब दोनों ट्रायंगल को एक एक करके लेते हैं। तो इनका नाम रख देते हैं भाई ए बी सी और डी। तो सबसे पहले आते हैं ट्रायंगल ए बी सी के अंदर। तो ट्रायंगल ए बी सी को देखो, ए बी सी, इसके अंदर ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है 90, और ये एंगल कुछ भी हो, ये अपनी ट्रायंगल है इन तीन एंगल्स वाली। तो यहाँ पर टेन अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा ये एंगल है ना, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया एच, और इस साइड को मैंने मान लिया मेरे भाई डी, जिसको हम कंपेयर करेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ट्रायंगल ए बी सी का काम हो गया। अब मैं बड़े वाली ट्रायंगल लेता हूँ, दूसरे वाली, ठीक है। बड़े वाली ट्रायंगल के अंदर एक तो ये एंगल हो गया बीटा, एक एंगल हो गया यहाँ पर, और एक एंगल ये हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। तो टेन बीटा क्या हो गया, टेन बीटा हो गया फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है पूरा। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h, कैपिटल H प्लस स्मॉल h, यानी कि h प्लस h। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, और इसका बेस क्या है फिर से d। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमने करना क्या है, यहाँ पर हमने d की वैल्यू को कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखो सबसे ऊपर वाले में d की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें d को ऊपर भेज दो, टेन अल्फा को नीचे ले आओ। और एक और बात, यहाँ पर जो भी ऑप्शन है उनके अंदर टेन अल्फा, टेन अल्फा, टेन बीटा, मतलब सब कुछ टेन की फॉर्म में है। तो अगर टेन की फॉर्म में है तो मैं टेन की फॉर्म में ही रखूंगा। अगर ये कोट की फॉर्म में होता तो यहाँ पर मैं टेन को कोट में बदल देता, अब मैं टेन की फॉर्म में ही रखूंगा। तो सबसे ऊपर वाले में डी की वैल्यू क्या है, ये डी यहाँ पर चला जाएगा, टेन अल्फा नीचे आ जाएगा, तो ये है एच अपॉन टेन अल्फा, ये डी की वैल्यू आएगी। क्लियर है? अब नीचे वाले में डी की वैल्यू क्या होगी, डी ऊपर चला जाएगा, टेन बीटा नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगी एच प्लस एच ओवर टेन बीटा। ये दोनों डी की वैल्यू है, तो मैंने इनको कंपेयर कर दिया, दैट्स इट। ये छोटा सा काम था, ठीक है। अब आप क्या करो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टेन बीटा को ऊपर लेके जाओ, टेन अल्फा को उस साइड, तो टेन बीटा इस साइड चला जाएगा भाई, ये लो टेन बीटा, यहाँ पर टेन अल्फा चला गया, ये लो टेन अल्फा, ठीक है। अब देखो, अब हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं भाई टावर की हाइट। एग्जामिनर ने क्या पूछी है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो टावर की हाइट है कैपिटल एच से, तो कैपिटल एच वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो भी चीज़ें हैं सभी को एक तरफ इकट्ठा कर दो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कैपिटल एच टेन अल्फा प्लस स्मॉल एच टेन अल्फा। तो कैपिटल एच वाली ये जो भी चीज़ें हैं इनको एक तरफ इकट्ठा कर दो, इसको उस साइड भेज दो, ठीक है। तो इसको जब आप उस साइड भेजोगे तो एच कॉमन ले लेना, तो यहाँ पर बचेगा टेन बीटा, यहाँ से टेन बीटा बचेगा, ये उस साइड जाएगा तो साइन चेंज होएगा, माइनस टेन अल्फा, एच कॉमन आ गया, इज इक्वल टू स्मॉल एच टेन अल्फा, ठीक है। और हमने निकालना क्या है, कैपिटल एच की वैल्यू, तो इसको उस साइड नीचे भेज दो, दैट्स इट।
टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। और यहाँ पर मैंने आपको स्टेप्स थोड़े से मतलब भाई डिटेल में ऐसे मैं बता रहा हूँ एक एक चीज़, तो एग्जाम के अंदर कुछ स्टेप हम स्किप कर सकते हैं भाई, कई चीज़ें हम मेंटली कर सकते हैं तो कुछ स्टेप स्किप हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया, यहाँ पर इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी। क्लियर है। और कभी कभी क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बात को, कि मान लो दो ऑप्शंस के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज किया है वो 10 यूज किया है एग्जामिनर ने, और बाकी के अंदर उसने कोट की फॉर्म में आंसर दे दिया, मान लो ऐसे, ठीक है, उसकी मर्जी है। मान लो बाकी में उसने कोट की फॉर्म में ऐसे आंसर दे दिया और आपने 10 की फॉर्म में आंसर निकाला ऐसे, आपको क्या पता कोट की फॉर्म वाला है या 10 वाला आंसर, आपने 10 की फॉर्म में आंसर निकाला और कोई भी आंसर नहीं निकला, तो फिर क्या करोगे, तो फिर पूरे क्वेश्चन को दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने ठीक ठाक आंसर निकाल लिया है, उसके अंदर कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं की, तो आपको 10 जो टेंजेंट है, टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में आंसर पता है जो कि यहाँ पर लिखा है, तो इसी को कोट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखो, अब मैं इस एक्सप्रेशन को कोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो देखो भाई ऊपर आ जाएगा h ओवर टेन अल्फा, नीचे जाकर हो जाएगा कोट अल्फा, और यहाँ ब्रैकेट में जो नीचे था ये हो जाएगा 1 ओवर कोट बीटा माइनस 1 ओवर कोट अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा कोट अल्फा माइनस कोट बीटा और नीचे हो जाएंगे ये दोनों, तो कोट अल्फा से कोट अल्फा गया, कोट बीटा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा h कोट बीटा। मतलब अगर भाई फंक्शन चेंज भी हो जाए तो ऐसे डरना नहीं है, एंड में जो आपने निकाला है, एंड में जो आपने निकाला है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा अगर कोट की फॉर्म में हो तो अब इसी बात पर एक बार ये वाला क्वेश्चन और बता दो जरा। The angles of elevations of top of a building from the top and bottom of a tree are x degree and y degree। क्या है, The angles of elevations of top of a building, कोई बिल्डिंग है, इसके टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए ट्री, एक ट्री है इसके टॉप से और इसके बॉटम से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो, तो इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है x डिग्री, और इसके बॉटम से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है मेरे भाई y डिग्री। ठीक है, क्लियर है। इफ द हाइट ऑफ द ट्री इज h मीटर, अगर ट्री की हाइट h मीटर है, देन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, तो देखो ट्री की हाइट h मीटर है, बिल्डिंग की हाइट को मैंने मान लिया है कैपिटल H। ठीक है, और हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, तो फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है कि आपको एंगल्स की वैल्यूज़ नहीं बताई गई हैं, सारी चीज़ें वेरिएबल में बताई गई हैं, तो कोई भी डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पर डायग्राम को ध्यान से देखो, इस डायग्राम के अंदर दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, कौन कौन सी उनको देखो एक बार मैं काले रंग से रंगता हूँ, ये एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रही हैं, और इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में एक चीज़ कॉमन है, एक साइड कॉमन है, कौन सी, ये वाली साइड देखो। तो करूँगा क्या, मैं इस वाली साइड की वैल्यू को इक्वेट कर दूंगा, बस यही सिंपल सा काम है। ठीक है, ऑलमोस्ट इस तरह के सारे क्वेश्चंस इस वे से हो जाएंगे। तो अब देखो भाई, तो यहाँ पर इनका नेमिंग कर देते हैं एक बार, ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई। तो अब आप राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में आ जाओ जरा, ए बी सी के अंदर, तो ए बी सी के अंदर देखो ये पूरा एच है और यहाँ से यहाँ तक ये क्या होएगा, अगर ट्री की हाइट h है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी h होएगा। ठीक है, h के सामने इसकी वैल्यू भी h होएगी, तो ये जो AC है इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, h माइनस h, इसकी लंबाई इतनी हो जाएगी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, h माइनस h। ठीक है, तो अब ट्रायंगल ABC के अंदर, ट्रायंगल ABC जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके अंदर तीन एंगल्स हैं, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो इसके अंदर tan x क्या हो जाएगा, tan x, tan थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसका परपेंडिकुलर है h माइनस h ओवर बेस। इस बेस को, ये जो है इसको मैंने मान लिया d। ठीक है, अब दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आते हैं, इसको हटाओ भाई, इसको हटाओ, भगाओ इसको। देखो, तो अब जो हमारी दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि है ADE, ADE, तो ADE के अंदर ये जो tan y है, tan y इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, और इसके अंदर परपेंडिकुलर h है, और बिकॉज मैंने इस डिस्टेंस को d माना था तो ये वाला डिस्टेंस भी d होएगा, ये वाला डिस्टेंस भी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस मतलब कि h ओवर d। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, एक बात तो ये देखो, जब आप ऑप्शंस को देखोगे तो हर एक चीज़ कोट की फॉर्म में है, कोट की फॉर्म में।
तो अब मैं इन चीज़ों को कोट की फॉर्म में बदलूंगा। और एक और बात, हमने करना क्या है, डी की वैल्यू को इक्वेट करना है। तो देखो यहाँ पर ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप डी को उस साइड भेजोगे, ठीक है, और इस 10 को इस साइड भेजोगे, तो क्या होएगा, देखो जो चीज़ मैं मेंटली करता हूँ उसको मैं लिख के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा जी 10x, और बिकॉज हमने 10x को कोट में बदलना है तो 10x को ऊपर जाने दो, तो ये हो जाएगा जी कोट x। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ गई, h माइनस एच इंटू कोट एक्स, ये। ठीक है, और सिमिलरली जब आप यहाँ पर d को ऊपर भेजोगे और 10y को यहाँ ऊपर के ऊपर भेज दोगे तो ये कोट y में बदल जाएगा। तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या हो गई, h कोट y। तो बस हमने d की वैल्यू को इक्वेट करना है। तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन मतलब खोल के लिख देता हूँ, h कोट x माइनस h कोट x इज इक्वल टू h कोट y। दोनों d की वैल्यू को मैंने कंपेयर कर दिया इक्वेशन 1 एंड 2 को। ठीक है भाई, अब मैं क्या करूं, ये जो h वाले हमें निकालना है कैपिटल H, तो कैपिटल H वाले जितने भी टर्म्स हैं उन सबको मैं लेफ्ट हैंड साइड बुला रहा हूं। तो इसको भी मैं उस साइड भेज रहा हूं। तो इन दोनों में से मैंने कैपिटल H कॉमन ले लिया, तो यहां पर बच जाएगा कोट x माइनस कोट y इज इक्वल टू, इस टर्म को मैं इस साइड भेज रहा हूं, ये हो जाएगा h कोट x। तो कैपिटल H की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो एक्स्ट्रा टर्म बचा है इसको यहां पर भेज दो, कोट x माइनस कोट y। तो यहां पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन 3। क्लियर है। और अगर ये 10 की फॉर्म में भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, कोट को हम 10 में कन्वर्ट कर लेते, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया है। अब एक बार ये क्वेश्चन करके दिखाओ जरा। The angles of elevation of the top of a building and the top of a chimney on the rooftop of the building। एक बिल्डिंग है और उसके रूफटॉप पर एक चिमनी है, और एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एंगल, एग्जामिनर बोल रहा है कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन किस किस के, ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का और चिमनी के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी पॉइंट से x डिग्री और 45 डिग्री है। तो भाई बिल्डिंग के टॉप का तो है x डिग्री और चिमनी के टॉप का है 45 डिग्री, ऐसा उसने बताया है। तो फिर से हमारे सामने दो ट्रायंगल्स हैं ऐसे, और फिर से वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज हैं। एग्जामिनर ने क्या बताया है, दी हाइट ऑफ बिल्डिंग इज h मीटर्स, ये h मीटर्स है। तो चिमनी की हाइट को मैंने मान लिया कैपिटल H, और हमें कैपिटल H की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर फिर से ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में एक साइड कॉमन है, हम इस साइड को कुछ भी अज्यूम करके इसको इक्वेट कर सकते हैं, जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चंस में करता आ रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो उस वे से निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसको हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो देखो जरा ध्यान से कि इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक एंगल 45 गिवन है। जब एंगल 45 गिवन है, ये वाला एंगल, तो हम वो अपने एंगल वाली नॉलेज को यूज़ करें हैं बिना वजह, एटलीस्ट इस ट्रायंगल में। तो इनका नाम रख देता हूँ मैं ABCD। तो ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल B 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला भी 45 हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री है ही। तो देखो 45 के सामने इस ट्रायंगल के अंदर हाइट क्या है, 45 के सामने इसके अंदर साइड क्या है, h प्लस एच। तो यहाँ इस 45 के सामने भी h प्लस एच हो जाएगी। तो उस नॉलेज को तो हमने यूज कर लिया। ठीक है, अब चलो भाई, अब छोटी वाली ट्रायंगल को देखते हैं। बड़ी वाली ट्रायंगल में हमने यूज कर लिया, अब छोटी वाली ट्रायंगल है DBC, ये वाली ट्रायंगल ये। तो DBC ट्रायंगल के अंदर ये एंगल x है, तो अब देखो 10x इज इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पर हमें कोई भी वैल्यू नहीं पता तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाना पड़ेगा। 10x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है h और बेस है जी h प्लस एच। ठीक है, तो इस h प्लस एच को उस साइड भेज दो, 10x को इस साइड बुला लो, ये कोट x बन जाएगा। तो h प्लस एच इज इक्वल टू h कोट x। ठीक है, और इस छोटे h को उस साइड भेज दो, क्यों, क्योंकि हमें कैपिटल H की वैल्यू निकालनी है। तो h के अलावा सब कुछ को दूसरी साइड भेज दो। तो h इज इक्वल टू h कोट x माइनस h, यानी कि आंसर इज ऑप्शन 2, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो भाई अब आपने क्या करना है कि ये जो कंसेप्ट लेक्चर है इसके क्वेश्चंस को एक बार फिर से आपने करना है अच्छे से। अगर कहीं पर कोई भी डाउट है तो उसके बाद डायरेक्टली आपने सॉल्यूशन नहीं देख लेना है, उस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा टाइम बिताना। फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करना, और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ऑफ कोर्स मैंने आपको दिए हैं, लेकिन ये नहीं है कि भाई आप क्वेश्चन के अंदर अटके और डायरेक्टली जाकर आप सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, सिलेक्शन से दूर जाएंगे आप। कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो सिर्फ उसको, ये नहीं है कि भाई उसको उसी दिन करना जरूरी है, क्वेश्चन को अपनी PDF के ऊपर गोल गोल निशान लगा दो, अगले दिन देख लो कि भाई मान लो
हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर 10-12 क्वेश्चन अटक गए तो अगले दिन फिर से एक बार ट्राई कर लो, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन निकल आए, उससे अगले दिन फिर ट्राई कर लो, फिर आपको लग रहा है कि भाई 2-3 दिन में भी नहीं निकल रहे क्वेश्चन, तो कोई नहीं, सॉल्यूशन देख लो, वो आपके पास है ही। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज 1.1 के ज़्यादा सॉल्यूशंस में मैं आपको नहीं मिलूंगा।